अध्याय 341 दो उद्देश्य _1 श्री रोहन मल्होत्रा के लगातार सवालों का सामना करते हुए श्री केविन न तो जल्दबाजी में थे और न ही धीमे। उन्होंने अपनी शराब का एक घूंट लिया, फिर हल्के से मुस्कुराए, अपना गिलास नीचे रखा और रोहन मल्होत्रा की ओर देखा। श्री रोहन मल्होत्रा, क्या आपने कभी कैसिन की असफलता के बारे में सोचा है? रोहन मल्होत्रा ने उन्हें स्थिर नजरों से देखा, हल्के से सिर हिलाया और स्वीकार किया, भले ही रॉन इस दस्तावेज को वापस ले जाए और इसे 1 साल तक सुचारू रूप से लागू करे, फिर भी कैसिन की असफलता की संभावना 55% तक पहुंचती है। रक्तकमल की सहायता से रोहन मल्होत्रा ने संभावनाओं की गणना की थी। वाह! श्री केविन ने नाटकीय ढंग से पुकारा, फिर रोहन मल्होत्रा पर अपनी नजरें टिकाते हुए उनके होंठ प्रशंसा भरी मुस्कान में मुड़े। रॉन की अपनी टीम ने 54.5% का आंकड़ा निकाला, हमारी टीम ने 58% का निष्कर्ष निकाला, और विश्लेषण देखने के बाद मुझे विश्वास है कि रॉन की टीम का आंकड़ा सबसे सटीक है। आपकी व्यक्तिगत गणना केवल 0.5% से चूक गई। श्री रोहन मल्होत्रा, मुझे स्वीकार करना होगा, आप एक प्रतिभाशाली हैं। श्री केविन ने रोहन मल्होत्रा को देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। एक व्यक्ति बनाम एक पूरी टीम। मैं बुद्धिमान लोगों से बात करते समय इधर उधर की बातें नहीं करता। ये गैर ईमानदार होगा, श्री केविन ने गंभीरता से कहा। रोहन मल्होत्रा ने चुपचाप श्री केविन को देखा, उनके आगे बोलने की प्रतीक्षा करते हुए। बाकी लोग भी चुपचाप श्री केविन को देख रहे थे। सबसे जल्दी 3 से 5 दिनों में, या देर से 10 दिनों से आधे महीने में वहां से खबर आएगी। उसके बाद शायद कैसिन नाम की कोई कंपनी नहीं रहेगी, श्री केविन ने भावहीन रूप से कहा, क्योंकि वे दिवालिया हो गए हैं। कैसिन दिवालिया हो गया था। हालांकि वह ऐसी खबर के लिए तैयार था, फिर भी रोहन मल्होत्रा का दिल इस खबर को सुनकर धड़क गया। जयपुर मीडिया के लिए यह एक बड़ा नुकसान था। रॉन के लिए ये कुछ कम नहीं था। एक आपदा। रोहन मल्होत्रा ने मन ही मनाह भरी। रॉन एक ऐसा दोस्त था जिसे वह महत्व देता था और इस परिणाम के लिए उसे दुख हुआ। वास्तव में, रॉन की आखिरी बातचीत के दौरान उसे नहीं पता था कि कैसिन पहले ही विनाश के रास्ते पर था। मैंने केवल प्रक्रिया को तेज कर दिया, श्री केविन ने मुस्कान के साथ कहा। आप जानते हैं, कैसिन एक साझेदारी है जिसमें कुल 5 शेयरधारक हैं, जिसमें रॉन भी शामिल है। उन लोगों से आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि उन सभी के पास व्यवसाय में असाधारण दूरदृष्टि होगी। वास्तव में, वे कंजूस, मूर्ख, आदर्शवादी इंजीनियर हैं, श्री केविन ने कैसिन के शेयरधारकों को वर्गीकृत करते हुए कहा, स्पष्ट रूप से उनमें से प्रत्येक के लिए अपनी नफरत व्यक्त करते हुए। उन्हें हराना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते आपके पास संसाधन हो। व्यवसाय की दुनिया में, राजनीतिक क्षेत्र में, या यहाँ तक कि महिलाओं के मामले में, श्री केविन ने हंसते हुए कहा। उन्हें एक एक करके अलग करो, एक एक करके तोड़ो, रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। श्री केविन ने हल्के से ताली बजाई और रोहन मल्होत्रा को अंगूठा दिखाया। आप सही हैं, एक एक करके अलग करो, एक एक करके तोड़ो, वे बस ढीली रेत से ज्यादा कुछ नहीं हैं। श्री केविन ने अफसोस जताया, ये ढीली रेत का समूह न केवल एकता की कमी रखता है, बल्कि अपने हितों से जुड़े क्षणों में वे केवल अपनी हिस्सेदारी की परवाह करते हैं। इन लोगों में, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूं, वह वास्तव में रॉन है। वह संघर्ष कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और स्थिति को पलटने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से, उसे नहीं पता था कि उसके अपने साझेदार भी उसे धोखा दे रहे थे। जिस दिन उसने उन्हें योजना सौंपी, वह मेरे हाथों में पहुंच गई। श्री केविन ने रोहन मल्होत्रा को गंभीरता से देखा। क्या आप जानते हैं, इस दस्तावेज को देखकर मैं दहशत में था। यह एक दीर्घकालिक योजना है जो 80% से अधिक असफलता की दर को लगभग बराबर संभावनाओं तक कम करने में सक्षम है, और अगर वे 2 से 3 साल तक टिक सकते थे, तो परिणाम अभी भी अनिश्चित होता। श्री केविन ने आह भरी। ये ठीक इसके बाद था कि मैंने निर्णय लिया, लागत चाहे जो भी हो, कैसिन को तुरंत गिरा देना है। श्री केविन के शब्द रोहन मल्होत्रा के लिए अंतिम मान्यता और प्रशंसा थे। चंद्र जयसिंह ने चुपचाप एक भारी सांस छोड़ी और रोहन मल्होत्रा को गहरी नजर से देखा। चंद्र प्रकाश तो और भी हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को वह हमेशा सोचता था कि वह केवल भाग्य और गैर पारंपरिक तरीकों से उनसे जीता, रोहन मल्होत्रा के पास इतनी जबरदस्त क्षमताएं थीं। खुद को रोक नहीं पाते हुए चंद्र प्रकाश ने रोहन मल्होत्रा को देखा, अपने दिल में उन्हें अपना असली प्रतिद्वंद्वी मानना शुरू कर दिया। रोहित मल्होत्रा, राहुल मल्होत्रा और यामिनी कश्यप बिजली के झटके की तरह थे, अवाक। रोहन मल्होत्रा, जो इतना शांत, यहाँ तक कि लापरवाह दिखता था, उसे एक प्रमुख हस्ती इतना उच्च सम्मान दे रही थी, इतना ऊंचा मूल्यांकन कर रही थी। रोहन मल्होत्रा ने बस गहरी आह भरी। मनुष्य की गणनाएं स्वर्ग की गणनाओं का मुकाबला नहीं कर सकती। अप्रत्याशित रूप से, यह उनकी योजना थी जिसने कैसिन कंपनी के पतन को तेज कर दिया। व्यवसाय की दुनिया क्रूर है, भयावह रूप से। श्री केविन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस बार जयपुर आने का आपका इरादा क्या है? क्या आप जयपुर मीडिया के साथ साझेदारी पर विचार कर रहे हैं? रोहन मल्होत्रा ने शांति से पूछा। जब उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने चंद्र जयसिंह की ओर देखा।
चंद्र प्रकाश ने तुरंत ध्यान दिया और मन ही मन सोचा, इस लड़के का दिमाग बहुत बारीक है। वह जरूर संदेह कर रहा होगा कि क्या मेरे चाचा इससे लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वह जयपुर मीडिया में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश अब रोहन मल्होत्रा की हर हरकत पर बहुत ध्यान दे रहे थे। लेकिन अगर रोहन मल्होत्रा ने कुछ अनुमान लगा लिया तो क्या फर्क पड़ता। जयपुर मीडिया और केलसन के बीच सहयोग अपने आप में बहुत लाभकारी था, कम से कम इससे उन्हें सबसे तेजी से बाजार साझेदार तक पहुंच मिली। ईमानदारी से कहें तो चंद्र प्रकाश कभी भी रोहन मल्होत्रा की भागीदारी के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे, खासकर उनकी क्षमताओं को समझने के बाद। साझेदारी को सफल बनाने का श्रेय चंद्र प्रकाश अपने लिए चाहते थे। यह इच्छा प्रतिस्पर्धा की भावना से भी प्रेरित थी। जयपुर मीडिया के साथ सहयोग करना यहां आने का मेरा केवल एक कारण है, केविन ने मुस्कान के साथ कहा, रोहन मल्होत्रा के सवाल का जवाब देते हुए। केवल एक कारण। चंद्र जयसिंह ने अपने पुराने सहपाठी की ओर देखा, सोचते हुए, उनकी साझेदारी के अनकहे पक्ष के अलावा क्या कोई दूसरा कारण था। पुराने दोस्त, मैं जानबूझकर तुमसे कुछ छिपा नहीं रहा। वास्तव में यह मामला तुम्हारे लिए ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। ये श्री रोहन मल्होत्रा से ज्यादा संबंधित है और अगर वह सहमत हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि यह मेरे लिए काफी मददगार हो सकता है, केविन ने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा। ओह, कौन सा मामला विशेष रूप से श्री रोहन की सहायता की मांग करता है। चंद्र जयसिंह की रुचि जाग उठी, और न केवल उनकी बल्कि चंद्र प्रकाश की भी। श्री रोहन मल्होत्रा, आप अनुमान क्यों नहीं लगाते। केविन ने मुस्कुराते हुए और रोहन मल्होत्रा को देखते हुए कहा। यह विदेशी, उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। रोहन मल्होत्रा ने चंद्र जयसिंह को देखा, फिर चंद्र प्रकाश को। चाहे जयपुर के उद्योगों को नियंत्रित करने की बात हो या जयपुर मीडिया के भीतर प्रभाव रखने की, उनके पास कोई लाभ नहीं था, फिर भी केविन उन्हें बहुत अधिक तरजीह दे रहे थे। रोहन मल्होत्रा ने सोच में सिर झुकाया, फिर अचानक उन्होंने सिर उठाया और अविश्वास में केविन को देखा। जिस संबंध में आपकी रुचि है वह है मेरा रॉन के साथ संबंध। क्या आप यहाँ रॉन के लिए भी हैं। हालांकि वह मौजूदा स्थिति को बदल नहीं सकता, फिर भी उसके पास एक शीर्ष स्तरीय व्यवसाय सलाहकार टीम है, उसकी अपनी निजी टीम, और आप उस टीम पर नजर रखे हुए हैं। रोहन मल्होत्रा का आश्चर्य केविन की आंखों को चमक से भर गया और वह ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। रोहन मल्होत्रा, आप एक प्रतिभाशाली हैं। जब बाकी लोग हैरान थे, रोहन मल्होत्रा खुश होने से कोसों दूर थे, उनकी नजर अनिश्चित रूप से टिमटिमा रही थी। तो रॉन जल्द ही वापस आ रहा है। अल्पविराम। जब रोहन मल्होत्रा और अन्य लोग उत्साहपूर्ण बातचीत में व्यस्त थे, हर्ष और उसका समूह आक्रामक ऊर्जा से भरे हुए तेजी से आ रहे थे। ललित यादव भले ही दिखने में खुरदुरा हो, लेकिन काम करने में वह एक महिला से भी अधिक बारीकी से काम करता था। जब वह रोहन मल्होत्रा और अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करने के लिए प्रतिष्ठान में घुसा, तो उसने केवल एक व्यक्ति से नहीं पूछा, न ही केवल वेटरों से। वास्तव में उन्हें पहले ही रोहन मल्होत्रा और अन्य लोगों का ठिकाना पता चल चुका था, दिल्ली दरबार भवन में। ललित यादव ने तो एक वेटर को एक अच्छी रकम देकर अंदर का आदमी बना लिया था। कुछ समय पहले ललित यादव को आखिरकार खबर मिली। उत्साहित होकर हर्ष अपने लोगों के साथ वहां की ओर दौड़ा। इस दौरान रोहन मल्होत्रा और उनके समूह को कुछ भी पता नहीं था। अध्याय 342, किसी को ढूंढ रहे हो, तुम लायक नहीं हो। _1। उसने रॉन की प्रिय कंपनी को, जिसे वह अपने खून की तरह मानता था, चकनाचूर कर दिया, और अब उसने किसी और की निजी व्यवसाय सलाहकार टीम पर नजरें गड़ा दी। ये केविन वाकई में अपनी सोच में बहुत साहसी था। श्री रोहन मल्होत्रा भी हैरान थे। रॉन जयपुर मीडिया से मदद मांगने के लिए जयपुर लौट रहा है। श्री रोहन मल्होत्रा ने पूछा। खैर, मुझे इसके बारे में नहीं पता, शायद उसका ऐसा इरादा है, या शायद वह तुम्हारे लिए आया है। केविन ने कंधे उचकाए। रोहन मल्होत्रा से बात करने से पहले वह नहीं सोचता था कि एक अकेले व्यक्ति के प्रयासों से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन रोहन मल्होत्रा से बात करने के बाद केविन की राय काफी हद तक बदल गई। एक व्यक्ति वास्तव में स्थिति को बदलने की ताकत रख सकता है। कम से कम उनके सामने ये युवा, उसके पास ये चमत्कार पैदा करने की क्षमता थी। अगर श्री रोहन मल्होत्रा को केलसन में रुचि है तो मैं उन्हें जयपुर मीडिया में मिलने वाली तनख्वाह से 3 गुना, नहीं 5 गुना तनख्वाह देने को तैयार हूं, ताकि उन्हें अपनी ओर खींच सकूं। केविन की नजर रोहन मल्होत्रा की ओर भी सूक्ष्म रूप से चमक रही थी। चंद्र जयसिंह उनके ठीक बगल में बैठे थे, उनका चेहरा स्पष्ट रूप से देख रहे थे और तुरंत सतर्क हो गए। लगता है मेरा पुराना सहपाठी प्रतिभा के लिए बेताब है। हालांकि मुझे ऐसी प्रतिभा को हर हाल में अपने पास रखना होगा और केविन को उसे ले जाने नहीं देना होगा। चंद्र जयसिंह ने मन ही मन सोचा। रोहन मल्होत्रा को बिल्कुल भी शक नहीं था कि वह 2 बड़े शॉट्स की जरूरी सूची में शामिल हो चुके थे। बस उनकी सहमति चाहिए। 3 से 5 गुना वेतन वृद्धि कोई समस्या नहीं थी, और वे इससे भी ऊंचे प्रस्तावों के लिए बिना झिझक सहमत हो जाते। लेकिन न तो चंद्र जयसिंह और न ही केविन ये कल्पना कर सकते थे कि रोहन मल्होत्रा को वास्तव में खरीदा नहीं जा सकता था।
उनकी असली पहचान सूर्यवंश समूह का भविष्य का अध्यक्ष है, कैसी तनख्वाह उनकी मंशा को डिगा सकती थी। श्री केविन चाहते हैं कि मैं रॉन को उसकी टीम के साथ केल्सन में शामिल होने के लिए मनाऊं। श्री रोहन मल्होत्रा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे डर है, मेरे पास वह क्षमता नहीं है। कैसिन को गिराना, उसे चकनाचूर करना और फिर उम्मीद करना कि वह आपके साथ शामिल हो जाए, ये थोड़ा बहुत आदर्शवादी है। वास्तव में, भीड़ ने चुपचाप सिर हिलाया। ये दूसरों के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन आप, मुझे विश्वास है कि आप एक चमत्कार पैदा कर सकते हैं, केविन ने गंभीरता से कहा। अगर रॉन की टीम मेरे साथ शामिल हो जाए तो? चंद्र जयसिंह ने अचानक बोलते हुए, हंसते हुए कहा, केल्सन के लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन मेरी तरफ से संभव है। कैसे? चंद्र जयसिंह, तुम बहुत दूर जा रहे हो, मेरे लोगों को चुरा रहे हो, केविन ने मजाक में विरोध किया। दरअसल, उन्होंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि उन्हें डर था कि चंद्र जयसिंह ध्यान देगा। और अब, जैसा कि अपेक्षित था, हम पुराने दोस्त हैं, मेरे लिए काम करने वाली टीम का मतलब है कि आप भी उनका उपयोग कर सकते हैं। चंद्र जयसिंह हंसे, जैसे कि वह वास्तव में मजाक कर रहे हों। लेकिन यहाँ कोई मजाक नहीं था, इसमें व्यवसाय शामिल था, इसमें हित शामिल थे। फिर भी सहयोग और रिश्तों के कारण, हर कोई आधे अधूरे मन से टटोल रहा था। ठीक है, इन मामलों को अभी के लिए अलग रखते हैं। किसी भी स्थिति में, हमें रॉन की टीम को बनाए रखने के लिए श्री रोहन मल्होत्रा की मदद चाहिए। श्री रोहन, आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? केविन ने पूछा। चंद्र जयसिंह ने भी रोहन मल्होत्रा की ओर देखा। रोहन मल्होत्रा चुप रहे। तर्कसंगत रूप से, कैसिन का पतन बाहरी रूप से केविन के कारण हुआ था, लेकिन अगर उन्होंने नीचता से काम लिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे गलत थे। कैसिन के पतन के आंतरिक कारण थे इसकी संगठनात्मक संरचना और नेतृत्व बिखरा हुआ था, जो एक साथ तूफान का सामना करने में असमर्थ था। भले ही वे इस संकट से बच गए होते, भविष्य में अनगिनत अन्य केल्सन जैसी कंपनियां उन्हें निगल सकती थीं। रॉन, अपनी आदर्शवादी राह पर अक्षम लोगों की एक टीम के साथ काम कर रहा था, जिसे तोड़ा जाना तय था। कोई कितनी दूर जा सकता है, ये सिर्फ अपने बारे में नहीं है, बल्कि उनके साथ चलने वालों के बारे में भी है। मैंने अभी तक रॉन को नहीं देखा है, और मुझे उसके रवैये के बारे में यकीन नहीं है। जब समय आएगा, मैं उससे अच्छी तरह बात करूंगा, श्री रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। यह बयान बहुत अस्पष्ट था। अच्छी तरह बात कैसे, किस बारे में, उसे किस पक्ष में शामिल होने के लिए मनाना? चंद्र जयसिंह की आंखों की गहराई में असंतोष की एक झलक टिमटिमाई। केविन, हालांकि, शांत रहे और मुस्कुराए। तो फिर, श्री रोहन मल्होत्रा, मुझे उम्मीद है कि हम और अधिक संपर्क स्थापित कर सकते हैं और हमारी दोस्ती लंबे समय तक चले। केविन ने अपना गिलास उठाकर नमस्ते किया। चंद्र जयसिंह को अचानक एहसास हुआ, केविन की रुचि न केवल रॉन की टीम में थी, बल्कि रोहन मल्होत्रा में भी थी। अगर वह उन्हें अपने साथ ले जा सकते थे, तो रॉन के पक्ष की संभावनाएं बहुत अधिक होती। हाँ, वास्तव में, पहली मुलाकात में हमें काम के बारे में कम और भावनाओं के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। आइए, पीते हैं, चंद्र जयसिंह ने चमकती मुस्कान के साथ कहा, रोहन मल्होत्रा की ओर अपना गिलास उठाया। दो दिग्गजों के नमस्ते का सामना करते हुए, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। बाकी लोग भी अपने गिलास उठाकर साथ में शामिल हुए। जैसे ही सभी लोग अपने उठाए हुए गिलासों से एक घूंट लेने वाले थे, कमरे में एक जोरदार धमाका गूंजा, निजी कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला गया। सब लोग चौंक गए। चंद्र जयसिंह का हाथ कांप गया, जिससे उनकी शराब उनके ऊपर छलक गई। खरखराहट की आवाजें आईं जब 5 लोग बाहर से दौड़कर अंदर आए। ये हर्ष और उसका दल था। चेतन चौहान को छोड़कर, जो अभी भी जूफैंग उद्यान में रोहित शर्मा की रखवाली कर रहा था, यहां तक कि नीचे गए 2 लोग भी वापस बुला लिए गए थे। हर्ष आक्रामक रूप से अंदर घुसा, उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट थी, ये सोचकर आनंदित हो रहा था कि वे उसे देखते ही इतना डर जाएंगे कि उनकी पैंट गीली हो जाएगी। आखिरकार, उनकी संख्या ज्यादा थी। उसके आश्चर्य की बात थी कि, अंदर घुसते ही, दूसरा पक्ष चौंक गया, और वह भी। ये छोटा सा निजी कमरा भरा हुआ था। दूसरे पक्ष के लोगों की संख्या उनकी अपनी संख्या से दोगुनी से भी ज्यादा थी। आप लोग कौन हैं? चंद्र जयसिंह, हैरान और गुस्से में, अपनी कपड़ों पर शराब के दाग को घूरते हुए बोले। बकवास काफी हुआ, मैं तुम्हारा दादाजी हूं। हर्ष, अपनी तिकोनी आंखों के साथ, राहुल मल्होत्रा और रोहित मल्होत्रा पर नजरें गड़ाए हुए था। उनकी संख्या कम थी, तो क्या? जब बात लड़ाई की आती थी, वे पेशेवर थे। उसके लिए, कमरे में मौजूद सभी सभ्य दिखने वाले लोग बस कागजी शेर थे। बल का उपयोग करके पूरी भीड़ को डराया जा सकता था। अब निश्चित रूप से पीछे हटने का समय नहीं था, आस्तीन चढ़ाओ, अब लड़ाई का समय है। चंद्र जयसिंह का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, अविश्वसनीय रूप से भयावह दिखने लगा। पूरे कमरे के सामने, श्री केविन के सामने, कोई अंदर घुस आया और खुद को उनका दादाजी कह रहा था। मौत को बुलावा, उन्हें बाहर फेंको, चंद्र जयसिंह ने क्रूरता से आदेश दिया। बिना एक और शब्द कहे, उनके साथ लाए 4 अंगरक्षक अंदर घुस गए। कमरे में कुंद धमाकों की आवाज फैल गई। मुक्का दर मुक्का लैंड हो रहा था।
लड़ाई चाहिए, हाँ, देखो तुम किससे पंगा ले रहे हो। हर्ष चिल्लाया, लेकिन जब उसने सिर घुमाया तो वह अवाक रह गया। उसके साथ आए 4 लोगों में से ललित यादव को छोड़कर, जो अभी भी किसी के साथ मुखों का आदान प्रदान कर रहा था, बाकी 3 को चंद्र जयसिंह के अंगरक्षकों ने पहले ही जमीन पर पटक दिया था, जो दयनीय रूप से कराह रहे थे। पता चला कि असली कागजी शेर तो वे थे। ये सब बहुत जल्दी हो गया। उसके दोस्त सड़क पर लड़ाई के विशेषज्ञ थे और वे कुछ शब्द कहने के समय में ही ढेर हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि हर्ष हैरान था, चंद्र जयसिंह कौन थे या उन्होंने अपने निजी अंगरक्षकों के रूप में किन्हें चुना था, वे सभी उस्तादों में उस्ताद थे। कुछ छोटे गुंडों से निपटने में उन्हें कितना समय लगता। केवल ललित यादव ही अजेय रहा, और न केवल वह हार नहीं रहा था, बल्कि वह 4 लोगों के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए हुए था। इस बीच रोहन मल्होत्रा अपनी शराब पी रहे थे, खाना खा रहे थे और आश्चर्य कर रहे थे। कमरा तंग था, जिससे हिलने डुलने की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, और ललित यादव घायल था, फिर भी वह 4 लोगों से एक साथ मुकाबला कर रहा था। पूरी तरह से पागलपन। अगर यह आदमी मेरा सहायक बन जाए। कमाल का। रोहन मल्होत्रा इस विचार से काफी प्रभावित थे। चंद्र जयसिंह के अंगरक्षक कठोर लोग थे, ललित यादव में एक भयंकर शेर का सामना करने वाली हाइना की तरह, वे बिखर नहीं सकते थे या पीछे नहीं हट सकते थे, लहर दर लहर लगातार हमला करते हुए। हर्ष एक तरफ खड़ा था, जोर से कांप रहा था। अब उसे समझ आ गया था। ये लोग सख्त सिरदर्द थे, और वह यहाँ हड्डियां चबाने नहीं आया था, वह मल्होत्रा परिवार के लोगों को ढूंढ रहा था। यहाँ गलतफहमी हो गई थी। ये सब एक गलतफहमी है। हर्ष चिल्लाया, सब लोग, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया, मैं बस किसी को ढूंढ रहा हूँ। किसी को ढूंढ रहे हो? चंद्र जयसिंह ने तड़क कर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? उसकी जमकर धुनाई करो। अध्याय 343, कर्ज वसूली में जोखिम है। कृपया सब्सक्राइब करें _1। हर्ष और उसका समूह तूफान की तरह आया था। मूल रूप से इरादा था कि वे इठलाते हुए और ताकत का प्रदर्शन करके डराएं। इसके बजाय वे कुत्तों की तरह पीटे गए और बाहर फेंक दिए गए। अगर ललित यादव की सुरक्षा ना होती, तो हर्ष को शायद खुद चलकर बाहर निकलने में भी मुश्किल होती। ललित यादव की सुरक्षा के बावजूद उसे चेहरे पर कुछ मुके पड़े, जिसके परिणामस्वरूप उसकी नाक से खून बह रहा था और आंख का गड्ढा काला पड़ गया था। ललित यादव ने हर्ष की रक्षा करते हुए सबसे ज्यादा चोटें खाईं और बिना एक शब्द बोले जल्दी से उसे ले गया। बाकी 3 लोग अपने माता पिता के लिए रो रहे थे, काश उनके पास एक अतिरिक्त जोड़ी पैर होती। ये समूह गड़बड़ में बाहर लुढ़क गया, दिल्ली दरबार भवन में रुकने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय जूफेंग उद्यान की ओर भागे। रोहन मल्होत्रा शांति से देखते रहे, जैसे कि यह पूरा हिंसक घटनाक्रम एक भव्य प्रदर्शन से ज्यादा कुछ नहीं था। श्री रोहन मल्होत्रा वाकई में शांत और अविचलित हैं, केविन ने प्रशंसा की, फिर थोड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा, वे लोग, ऐसा लगता था कि वे आपके लिए आए थे। क्या आपके पास कोई परेशानी है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ? भले ही केविन जयपुर में थे, अपनी जमीन से दूर, उनके पास समस्या से निपटने के अनगिनत तरीके थे। बस रोहन मल्होत्रा को पूछना था, और वह निश्चित रूप से इसे कर सकते थे। श्री केविन को परेशान करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक छोटी, नगण्य समस्या है, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा। अगर उन्हें ऐसी छोटी सी बात के लिए केविन से मदद मांगनी पड़ी, तो क्या यह उनके लिए नुकसान नहीं होगा? आप, एक विदेशी, को यहाँ हमारे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। रोहन, अगर कोई समस्या है तो बेझिझक मुझे बताओ, चंद्र जयसिंह ने हार न मानते हुए कहा। चंद्र बनबी के रूप में ऐसी तुच्छ समस्या से निपटना उनके लिए आसान काम होता। धन्यवाद, श्री जयसिंह, लेकिन ऐसी छोटी सी बात को हमारे पे के आनंद को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ अपना गिलास उठाते हुए कहा। हा, सच कहा। चंद्र जयसिंह हंसे और सिर हिलाया। दोनों बड़े शॉट्स ने एक बार फिर रोहन मल्होत्रा की ओर अपने गिलास उठाए। चंद्र प्रकाश ने एक तरफ से देखा, जिसमें ईर्ष्या, जलन और असंतोष का मिश्रण था। जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति का उन्होंने बहुत सम्मान के साथ व्यवहार किया था, वह अब रोहन मल्होत्रा के साथ बराबरी पर बैठा था। रोहित मल्होत्रा और राहुल मल्होत्रा वास्तव में प्रभावित थे। अब जाकर उन्हें समझ आया कि रोहन मल्होत्रा शुरू से ही हर्ष और उसके समूह के बारे में क्यों बेपरवाह थे। देखो, रोहन मल्होत्रा के सिर्फ एक शब्द पर, न केवल एक बल्कि कई महत्वपूर्ण हस्तियां उनकी इस दुविधा को हल करने के लिए उत्सुक थीं। शायद इन महत्वपूर्ण हस्तियों की नज़र में यह कोई समस्या भी नहीं थी। ऐसा लगता था कि हमारा चचेरा भाई वाकई में असाधारण था। रोहित मल्होत्रा और राहुल मल्होत्रा ने उन्हें नए सम्मान और विस्मय के साथ देखा। यामिनी कश्यप, जो इस पूरे समय चुप रही थी, ने रोहन मल्होत्रा को चमकती, प्रशंसा से भरी आंखों से देखा। अल्पविराम। इसके बाद रोहन मल्होत्रा, चंद्र जयसिंह और केविन ने बेहतरीन शराब और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, उद्योग के रुझानों, राजनीति और अर्थशास्त्र, साथ ही गोल्फ, टेनिस और घुड़सवारी जैसे खेलों पर चर्चा की। जितना अधिक रोहन मल्होत्रा ने बात की, उतना ही बाकी लोग चकित हुए, वह बहुत ज्यादा जानता था।
यहाँ तक कि चंद्र प्रकाश और केविन भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे कई ऐसी चीजों के बारे में सुनकर जो वे पहले कभी नहीं जानते थे। रोहन मल्होत्रा ने केविन को गोल्फ तकनीकों पर सुझाव दिए और चंद्र जयसिंह को घुड़सवारी और मछली पकड़ने के बारे में सिखाया। दोनों बड़े शॉट्स को विनम्रतापूर्वक सलाह मानते देख सभी लोग अवाक रह गए। दरअसल रतकमल के साथ रोहन मल्होत्रा एक चलता फिरता विश्वकोश थे। उनके पास असीमित ज्ञान था। उनके आत्मविश्वास भरे वक्तृत्व के साथ उनकी चीजों को समझाने की क्षमता आश्चर्यजनक थी। क्या प्रतिभा, वाकई में एक महान प्रतिभा। चंद्र जयसिंह और केविन की नजरें रोहन मल्होत्रा को देखते हुए चमकने से नहीं रुक सकीं। वह इतना कैसे जान सकता है? क्या वह भी किसी बड़े परिवार से है? चंद्र प्रकाश ने आश्चर्य में पूछा, अपनी शंकाओं को रोक नहीं पाए। ये सिर्फ वह नहीं था, चंद्र जयसिंह और केविन भी उसी तरह सोच रहे थे। उनकी रोहन मल्होत्रा को भर्ती करने की उत्सुकता और बढ़ गई। अल्पविराम। दूसरी तरफ जूफैंग उद्यान। श्री रोहन मल्होत्रा और यामिनी कश्यप के हंगामे के कारण मालिक शाह को नुकसान हुआ लेकिन ज्यादा नहीं। आखिरकार शराब की बोतल खोली नहीं गई थी और व्यंजन छुए नहीं गए थे, उन्हें बस वापस कर दिया गया। मालिक शाह द्वारा तैयार किया गया मुख्य आकर्षण वास्तव में सामग्री के मामले में इतना महंगा नहीं था। मालिक शाह को जो गुस्सा आया वह यह था कि उनके साथ खिलवाड़ किया गया, सौदा नहीं हुआ। लेकिन हर्ष को इतने गुस्से में लाल आंखों के साथ देखकर उन्हें डर था कि कोई चीज गायब हो गई होगी। दोनों स्थितियों को तौलने के बाद उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मालिक शाह ने तो हर्ष से पूछा भी था कि उसने क्या खोया, जिसके जवाब में हर्ष ने चिड़चिड़ेपन से कहा, मैंने इज्जत खोई। इस तरह से खिलवाड़ होने का मतलब था इज्जत खोना, है न? सहानुभूति के कारण मालिक शाह ने हर्ष के समूह से मुआवजे की मांग नहीं की, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि उन्हें फिर भी खाना ऑर्डर करना होगा, वरना निजी कमरे पर कब्जा करने का क्या मतलब। अनिच्छा से हर्ष ने कुछ व्यंजन ऑर्डर किए और चेतन चौहान को रोहित शर्मा की निगरानी करने को कहा, जिसे खाने की अनुमति नहीं थी। यह एक सजा के रूप में था। अगर चेतन चौहान की अक्षमता न होती तो वे व्यक्ति को नहीं खोते। तुम सावधान रहना, अगर मुझे पता चला कि एक भी व्यंजन में एक और कम है तो तुम्हें इस महीने खर्च करने के लिए एक पैसा नहीं मिलेगा। हर्ष ने चेतन चौहान को चेतावनी दी थी। कितना क्रूर जीजा था। जैसे ही चेतन चौहान रोहित शर्मा की निगरानी कर रहा था, उसे जितना अधिक खर्राटों की आवाज सुनाई दी उतना ही वह चिढ़ गया। जितना अधिक उसने उस मोटे आदमी को देखा उतना ही गुस्सा आया। वह सीधे निजी कमरे के बाथरूम में गया, एक बेसिन पानी भरा और उसे उस पर उड़ेल दिया। अरे क्या हुआ? रोहित शर्मा अचानक उठ बैठा, घबराहट में चेतन चौहान को देखते हुए। उसे अपनी मूंग की दाल जैसी आंखों को कुछ देर तक झपकाना पड़ा ताकि वह उसे पहचान सके। उसके चेहरे पर अभी भी नशे में धुत उलझन भरी मुस्कान थी। शर्मा भाई शी, तुम क्या कर रहे हो? अरे क्या हम अभी खा रहे हैं? यहाँ तक कि अपने नशे के आलम में मोटा आदमी अभी भी खाने के बारे में सोच रहा था, जिसने चेतन चौहान को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से है हरामी, कि हम इस गड़बड़ में हैं। तुमने सट्टा क्यों लगाया? तुमने पैसे क्यों उधार लिए? ईमानदारी से ईंटें ढोना काफी नहीं था? चेतन चौहान ने थप्पड़ मारते और डांटते हुए कहा। रोहित शर्मा इतना पीटा गया कि वह भ्रमित हो गया। इन समयों में ये वे लोग थे जो पैसे उधार देते थे, जो धर्म का उपदेश दे रहे थे। जैसे ही चेतन चौहान रोहित शर्मा को पीट रहा था, निजी कमरे का दरवाजा खुल गया और कई लोग अंदर घुस आए। चेतन चौहान ने सिर घुमाया और चौंक गया। उसके जीजा हर्ष की आंखों के नीचे काले घेरे थे और नाक और मुंह पर खून था। वह ललित यादव द्वारा सहारा दिया जा रहा था। उनके पीछे के दोस्त और भी बदतर हालत में थे, दांत दिखाते हुए कराह रहे थे, चेहरे पर चोटें और सूजन थी। जैसे ही वे अंदर आए, वे बेतरतीब ढंग से फर्श पर गिर पड़े, हाँफते हुए। जीजा! चेतन चौहान उछल पड़ा, जल्दी से दौड़कर गया। ललित यादव ने हर्ष को उसकी बाहों में डाल दिया और सोफे पर ढह गया, हाँफते हुए। मारपीट गुस्सा दिलाने वाली थी। ललित यादव घायल था और केवल आधी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। जगह तंग थी, उनकी संख्या कम थी और उसे हर्ष की रक्षा करनी थी, जिसके कारण उसे काफी चोटें आई थीं। विरोधी अंगरक्षक जबरदस्त खिलाड़ी थे, संदा, मुक्केबाजी और मय थाई में कुशल, क्रूरता और छल से हमला करने वाले, शायद ऐसे लोग जो एक ही हथेली के प्रहार से कई लाल ईंटें तोड़ सकते थे। चेतन चौहान घबराहट में एक सिगरेट के साथ उलझ गया, हर्ष के लिए एक सिगरेट जलाते हुए। सोफे पर ढहा हुआ हर्ष कांपते हुए सिगरेट का कश लिया और हालांकि यह मुश्किल था, उसने कुछ उत्साह के साथ कहा, इन समयों में यहाँ तक कि कर्ज वसूलने वाले भी पीटे जाते हैं। क्या दुनिया है? क्या हुआ? चेतन चौहान उत्सुक था, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने गलत बात कह दी तो उसे भी इसमें घसीट लिया जाएगा। अब हम क्या करें? चेतन चौहान ने फुसफुसाकर पूछा। हम इंतजार करते हैं। हर्ष उठ बैठा, अपने चेहरे को छुआ, दर्द से मुंह बनाया, लेकिन उसके चेहरे पर क्रूर दृढ़ता का एक निशान दिखा। मुझे विश्वास नहीं है कि वे अकेले नहीं होंगे। मुझे वह पैसा चाहिए, और अगर आपको नहीं मिला,
चेतन चौहान ने लापरवाही से बुदबुदाया। तो हम उस आदमी को छोड़ देते हैं। हर्ष ने रोहित शर्मा की ओर सिर हिलाया। अरे, चेतन चौहान चौंक गया। उस आदमी को बस ऐसे ही छोड़ देना? उसे जाकर धन इकट्ठा करने दो। अगर एक भी पैसा कम हुआ तो मैं उसे मार डालूंगा। हर्ष ने गुस्से में कहा, अब से हम उन लोगों पर कड़ी नजर रखेंगे जो पैसे उधार लेते हैं। मैं अब व्यक्तिगत रूप से उनके पीछे नहीं जा सकता। व्यवसाय का जोखिम बहुत ज्यादा है। अध्याय 344, मैं तुम्हें सच्चाई दे सकता हूं _1। रोहन मल्होत्रा और उनका समूह 1 घंटे से अधिक समय से भोज का आनंद ले रहे थे और मेजबान व मेहमान दोनों ही बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। चंद्र जयसिंह आखिरकार एक व्यस्त व्यक्ति थे और शाम को भी उन्हें एक पल की शांति नहीं मिलती थी। उन्हें रात्रिभोज के दौरान कई फोन कॉल आए और अंततः उन्हें जाना पड़ा। श्री केविन भी उनके साथ गए। जैसे ही वे गए, चंद्र प्रकाश स्वाभाविक रूप से और अधिक रुकने का इरादा नहीं रखते थे। भोज की मेजबानी करने के बाद वह पूरी तरह से रोहन मल्होत्रा की सहायक भूमिका में आ गए थे, जो अत्यंत निराशाजनक था। तो फिर हम सब एक साथ चलते हैं, मैं भी श्री जयसिंह और श्री केविन को विदा करूंगा, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा। किसी को विदा करना सिर्फ एक बहाना था, असल में मौका पाकर निकल जाना ही उनका इरादा था। हालांकि हर्ष और उसके दल को बुरी तरह पीटा गया था, कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि वे वाकई में चले गए थे। अगर वे अभी भी आसपास थे तो ये समस्याजनक हो सकता था। रोहन मल्होत्रा की योजना को रोहित मल्होत्रा, राहुल मल्होत्रा और यामिनी कश्यप ने तुरंत समझ लिया और वे उनके पीछे पीछे बाहर निकल गए। नीचे विक्रम पहले से ही इंतजार कर रहा था। बिल का भुगतान हो चुका था। इसमें वह सब कुछ शामिल था, जिसमें वह निजी कमरा भी था जहां रोहन मल्होत्रा और उनका समूह भोज कर रहा था। चंद्र, तुम वाकई में कमाल हो। इतनी अच्छी तरह से चीजें संभालने में, वास्तव में आशाजनक। रोहन मल्होत्रा ने प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। चंद्र प्रकाश हंसी और आंसुओं के बीच फंस गए थे, क्योंकि उन्होंने मन ही मन कोसा। लेकिन सतह पर उन्होंने केवल इतना कहा, ये तो बनता है। आखिरकार श्री जयसिंह और श्री केविन मेरे मेहमान हैं। मन ही मन चंद्र प्रकाश के पास अभी भी एक अनकही शिकायत थी। मैं तुम्हारे साथ रह गया। इस विचार के साथ चंद्र प्रकाश को और भी अधिक दुख हुआ। ऐसा क्यों होना चाहिए? उन्होंने मेजबानी की, उनके मेहमानों का पूरी तरह से मनोरंजन नहीं हुआ और उन्होंने काफी पैसा खर्च किया। रोहन मल्होत्रा, तुम वाकई में एक मनहूस हो। खुद को रोक न पाते हुए चंद्र प्रकाश ने फिर से मन ही मन कोसा। अल्पविराम। लोगों का एक समूह सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। खाने का समय बीत चुका था और बाहर लोगों की संख्या कम हो गई थी। चंद्र जयसिंह और केविन के समूह, साथ ही चंद्र प्रकाश के समूह, सभी यहां गाड़ी से आए थे और उनकी गाड़ियां पहले से ही भरी हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से रोहन मल्होत्रा बेशर्मी से सवारी मांग नहीं सकते थे। उन्हें विदा करने के बाद रोहन मल्होत्रा ने जल्दी से रोहित मल्होत्रा और अन्य लोगों को तेजी से दूर ले गए, यहां तक कि रास्ते में एक चक्कर भी लगाया। जैसे ही उन्हें लगा कि वे सुरक्षित होने वाले हैं, एक अकेली आकृति सड़क के सामने से उनकी ओर टहलती हुई आई। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से भौहें सिकोड़ लीं। कितना जिद्दी उपद्रव, छुटकारा पाना असंभव। ललित यादव, अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करो। मैं 3 साल तक भाड़े का सिपाही रहा, 2 साल तक विशेष बलों का सैनिक रहा और मुझे ट्रैकिंग में बहुत महारत हासिल है। तुम भाग नहीं सकते, ललित यादव ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी क्योंकि वह रोहन मल्होत्रा को देख रहा था। तुम अच्छा लड़ सकते हो और मैं इसे फिर से अनुभव करना चाहता हूं। तुम पागल हो, कौन तुमसे लड़ना चाहता है? अगर तुम्हें लड़ना है तो किसी प्रतियोगिता में जाओ। रोहन मल्होत्रा को कोसने की इच्छा हुई। उन्हें यहां पहुंचने में अभी कुछ मिनट लगेंगे। अगर तुम मुझे गिरा दो तो क्या तुम चले नहीं जाओगे? ललित यादव ने मुस्कान के साथ सुझाव दिया। उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी जो ठंडक पैदा करती थी, विशेष रूप से मंद प्रकाश में, जिससे वह रात में छिपे एक अकेले भेड़िए की तरह लग रहा था। ललित यादव आगे बढ़ा, उसके कदम हल्के और बिना आवाज के थे, बिना जरा सा हिचकिचाहट के। मैं अभी भी पूरा दर्द में हूं। क्या वह फिर से ठीक हो गया है? यह पागल। रोहन मल्होत्रा ने अपने सिर को खुजलाने से खुद को रोक नहीं पाए। अब मुसीबत थी। जैसे ही रोहन मल्होत्रा परेशान हो रहे थे, राहुल मल्होत्रा ने अचानक उनके कान में कुछ फुसफुसाया। रोहन मल्होत्रा की आंखें चमक उठीं। दर्जनों कदम दूर से ललित यादव अचानक तेजी से आगे बढ़ा, तीर की तरह छूटा हुआ। उसकी तेज गति ने उसके बगल में खड़े रोहित मल्होत्रा और यामिनी कश्यप को चौंका दिया। रोहन मल्होत्रा, एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए, ललित यादव पहले से कहीं अधिक उत्साहित था, अपनी लड़ाई की भावना के साथ उन्माद मोड में प्रवेश कर चुका था। उसके द्वारा मारे गए मुखों में एक ताजगी भरी हवा थी। ललित यादव, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि उन सालों पहले तुम्हारे माता पिता को किसने फंसाया था? जैसे ही मुख का पास आया, रोहन मल्होत्रा ने अचानक चिल्लाकर कहा। एक ही वाक्य के साथ ललित यादव जम गया, जैसे कि वह अपनी जगह पर स्थिर हो गया हो। उसका पूरा शरीर जकड़ा हुआ था, उसका मुक्का रोहन मल्होत्रा से केवल आधा फुट से भी कम दूरी पर था।
तुमने क्या कहा? ललित यादव ने पूछा। उसकी आवाज भयावह थी, जैसे कि नरक से आ रही हो। हर ड्रैगन की अपनी उल्टी पपड़ी होती है और हर व्यक्ति की अपनी वर्जना होती है। ये ललित यादव की वर्जना थी। तुम्हारे माता पिता को उस समय बुरी तरह ठगा गया था और यह हर्ष था जिसने तुम्हें उस संकट से निकालने के लिए पैसे उधार दिए थे, है ना? उसके बाद तुमने 3 साल तक उसका अंगरक्षक बनने के लिए सहमति दी थी। अब कितने दिन बचे हैं? रोहन मल्होत्रा ने शांति से पूछा। उनके हाथ वास्तव में कसकर बंद थे। कुछ क्षण पहले वो लगभग जवाबी हमला करना चाहते थे। हालांकि जवाबी हमला करना वास्तव में अच्छा विचार नहीं था। ललित यादव एक ऐसी युद्ध मशीन की तरह था जिसमें स्वमरम्मत की क्षमता थी। अगर वह फिर से जवाबी हमला करता तो रोहन मल्होत्रा को यकीन था कि वह वास्तव में दयनीय स्थिति में खत्म हो जाता। तुम्हें ये कैसे पता होगा? ललित यादव की आंखें भयंकर हो गईं क्योंकि उसने चिल्लाकर कहा, बोलो। मैंने उसे बताया, राहुल मल्होत्रा ने जोर से कहा। तुम्हें कैसे पता? ललित यादव ने संदिग्ध रूप से आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि मैंने एक पूरी बोतल देसी दारू पी और अब इसके कोई निशान नहीं है? राहुल मल्होत्रा ने कहा। ललित यादव ने उसे नापा और चुपचाप सिर हिलाया। यह इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल नशे में नहीं था। राहुल मल्होत्रा ने कहा, मैं इस पूरे समय नशे का नाटक कर रहा था और नाटक करते समय मैंने तुम्हारे बारे में एक रहस्य सुन लिया। राहुल मल्होत्रा ने मामले को विस्तार से बताया और ललित यादव की नज़र अनिश्चित रूप से टिमटिमाई। तुम इतने सूक्ष्म विचारक, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हें इस मामले पर कभी कोई संदेह नहीं हुआ। रोहन मल्होत्रा ने ललित यादव से मुस्कान के साथ कहा। सबूत, मुझे सबूत चाहिए, ललित यादव ने भारी आवाज में कहा। सबूत? रोहन मल्होत्रा ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर हंसे। मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूं, लेकिन इसमें मेरे लिए क्या है? ललित यादव ने भौहें सिकोड़ ली। तुम क्या चाहते हो? रोहन मल्होत्रा हंसे। अल्पविराम। हर्ष और उसके आदमियों ने ललित यादव द्वारा दी गई लोकेशन का पालन किया और उन्हें ढूंढ लिया। दूर से उसने ललित यादव को अकेले देखा, जो 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को घेर रहा था। आसपास कोई भारी भरकम अंगरक्षक नहीं थे, कोई दर्शक नहीं थे। हर्ष उत्साहित हो गया, ये सोचकर कि अब आखिरकार उसकी बारी थी बदला लेने की। हर्ष के आदमी भी उत्साहित थे, दृश्य को आधा घेरते हुए। तुम हर्ष हो, है ना? तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। चलो कर्ज चुकाने के मुद्दे पर बात करते हैं, रोहन मल्होत्रा ने हर्ष को देखते हुए मुस्कान के साथ कहा, अपनी उंगलियां चटकाते हुए। कर्ज चुकाना? अब वह पैसे वापस करना चाहता था। हर्ष चौंक गया और फिर उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कुराहट उभरी क्योंकि वह उसकी ओर बढ़ा। ललित यादव के वहां होने से हर्ष को बहुत आत्मविश्वास था। हर्ष, मैं जानना चाहता हूं कि रोहित शर्मा तुम्हारा कितना कर्जदार है? रोहन मल्होत्रा ने उंगलियां चटकाते हुए पूछा। 11 लाख, हर्ष ने कहा। क्या ये 9.5 लाख नहीं था? रोहन मल्होत्रा ने जिज्ञासा से पूछा। बकवास, हर्ष चिल्लाया, लेकिन उस नंबर ने उसे हल्के से भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। ललित यादव ने चुपचाप एक तरफ से उन्हें देखा। 9.5 लाख भी एक बड़ी रकम है। अगर ये 3 साल पहले की बात थी तो यह आश्चर्यजनक होती, एक घर खरीदने के लिए पर्याप्त। रोहन मल्होत्रा ने उंगलियां चटकाते हुए आह भरी। हाँ, हर्ष ने अनजाने में कहा। अगर एक बुजुर्ग दंपति को इतने पैसे की ठगी हुई थी तो भले ही उन्होंने उस समय अपना घर बेच दिया होता, शायद ये रकम भी पूरी नहीं होती। बताओ, तुम इतने दयालु कैसे हो सकते थे कि उन्हें पैसे उधार दे दिए? तुम वाकई में एक नेक इंसान हो, रोहन मल्होत्रा ने उंगलियां चटकाते हुए भावुक होकर कहा। यह इसलिए क्योंकि ये था, हर्ष अनजाने में इस विचारधारा का पालन कर रहा था। 9.5 लाख, एक घर, एक बुजुर्ग दंपति को याद करते हुए उसकी आंखें भ्रम से ढक गईं। यह इसलिए क्योंकि उनका बेटा बहुत काबिल है और तुम चाहते थे कि वह तुम्हारे लिए काम करे, है ना? रोहन मल्होत्रा ने अचानक उंगलियां चटकाना बंद कर दिया। उनकी आंखें प्रलोभन व्यक्त करती थीं। ये तुम्हारे लिए सबसे संतुष्टिदायक बात रही होगी। चलो बोलो, आओ इस गौरव को साझा करें। जैसे ही वह बोले, रोहन मल्होत्रा ने हर्ष के सामने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। हर्ष की नजर सीधी हो गई। उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान रेंग आई। ठीक है, मैं कहूंगा। अध्याय 345, सम्मोहन _1। रोहन मल्होत्रा ने हर्ष पर सम्मोहन का उपयोग किया। जिस क्षण से हर्ष आया, रोहन मल्होत्रा की हर हरकत, जिसमें उनकी उंगलियां चटकाना और उनका सुझावात्मक भाषण शामिल था, सब सम्मोहन का हिस्सा था। दरअसल, सम्मोहन उतना रहस्यमय नहीं है जितना लगता है। कुछ लोगों के लिए जिनकी इच्छाशक्ति मजबूत होती है, इसका उपयोग करना काफी मुश्किल हो सकता है। हर्ष अलग था। जब वह दौड़कर आया, उसका चेहरा स्पष्ट रूप से अत्यधिक खुशी से भरा था, यह विश्वास करते हुए कि वह सुरक्षित है और उसका बचाव अपने सबसे निचले स्तर पर था। फिर भी, रोहन मल्होत्रा ने केवल अपनी आवाज और भाषा का उपयोग करके सम्मोहन को प्रेरित नहीं किया, उनके पास कई अन्य तकनीकें थीं। जब उन्होंने हर्ष की आंखों में आंखें मिलाईं, तो उनकी पलकों की आवृत्ति और संख्या भी एक मजबूत सुझाव थी।
ये ऐसी चीजें थीं जो सामान्य सम्मोहक कभी हासिल नहीं कर सकते थे। रोहन मल्होत्रा केवल रक्तकमल की मदद से इस स्तर तक पहुंच सकते थे। इसे एक बार उपयोग करने के बाद रोहन मल्होत्रा को लगा कि उनका दिमाग धुंधला और जल रहा था, जैसा कि उस समय हुआ था जब वे इंद्रपुर में प्राचीन मणिनगर में थे, जब उन्होंने पत्थरों पर सट्टा लगाया था। वह दिमाग के अधिभार की भावना। अगर मैं इसे और कुछ बार उपयोग करूं, तो मेरा दिमाग शायद जल जाएगा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। रोहन मल्होत्रा ने खुद से बुदबुदाने से रोक नहीं पाए। सौभाग्य से हर्ष को सफलतापूर्वक सम्मोहित कर लिया गया। ललित यादव का चेहरा गहरा पड़ गया क्योंकि वह हर्ष को घूर रहा था। इस बीच चेतन चौहान और अन्य लोग पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ललित यादव की ठंडी नजर से वे तुरंत हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। ये केवल एक दोस्त के माध्यम से था कि मुझे पता चला कि उस बुजुर्ग दंपति का एक बेटा था जो युद्ध में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ था, जिसने खबरों के अनुसार विभिन्न देशों के कई उस्तादों का सामना किया, एक के खिलाफ दर्जन या 20। वह भाड़े के सिपाहियों में शामिल हो गया था और बाद में कमांडो बन गया। हर्ष की आंखें खाली थीं, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, और वह बुदबुदाया, हमारा ये काम करने में, अंडरवर्ल्ड में घुल मिल जाने में, बहुत खतरनाक है। मैं भी एक विशेषज्ञ अंगरक्षक ढूंढना चाहता था, इसलिए मैंने चेतन चौहान को किसी को ढूंढने के लिए कहा। धीरे धीरे उस बुजुर्ग दंपति के पास पहुंचकर उन्हें शेयर बाजार में खेलने के लिए धोखा दिया और फिर उन्हें निवेश करने के लिए पैसे उधार लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बुजुर्ग दंपति ने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लिया, अपनी सारी बचत निकाल ली, और यहां तक कि अपने बेटे के भाड़े के सिपाही के रूप में कमाए गए अमेरिकी डॉलर, कुल मिलाकर 9.5 लाख, सब कुछ निवेशक को दे दिया। एक बार निवेशक को पैसा मिल गया, वह भाग गया, जिससे दंपति अपने दोस्तों को चुकाने में असमर्थ हो गए और अंत में उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। हालांकि उनका घर इतना मूल्यवान नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें 30,000 उधार दिए। जब ललित यादव लौटा, मैंने उसे बताया कि वह पैसा बूढ़े आदमी ने उधार लिया था और मैंने उसे 3 साल तक मेरा अंगरक्षक बनने के लिए मजबूर किया। ये युवक बहुत बड़ा माता पिता भक्त है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने सहमति दे दी। हर्ष की बड़बड़ाहट ने अतीत की सच्चाई को उजागर कर दिया और वह अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्टि भरी नजर को छिपा नहीं सका। दरअसल निवेशक और जिसने घर खरीदा, वे सभी लोग मेरे द्वारा ढूंढे गए थे। केवल चेतन चौहान और मैं ही इसके बारे में जानते थे। ललित यादव का चेहरा तुरंत राख की तरह हो गया, उसकी आंखें हत्या की भावना से भरी थीं। उसकी लोहे की मुठ्ठियां खटखट की आवाज के साथ बंद हो गईं। उसने दूर खड़े स्तब्ध चेतन चौहान की ओर देखा। चेतन चौहान लगभग घुटनों के बल बैठ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हर्ष इस तरह का रहस्य सार्वजनिक रूप से उजागर करेगा। बाकी लोग आश्चर्यचकित चेहरों के साथ एक दूसरे को अविश्वास में देख रहे थे। उन्हें भी यह उम्मीद नहीं थी कि हर्ष, जो हमेशा अपनी वफादारी के लिए जाना जाता था, इतना नीच और बेशर्म हो सकता है। इस तरह की नीच रणनीतियों का उपयोग करके ललित यादव को 3 साल तक अपनी सेवा में मजबूर करना। और हर्ष ने दयालुता के मुखौटे के पीछे उनके साथ कौन से घृणित कार्य किए होंगे। उनके चेहरे अचानक बदसूरत हो गए और चेतन चौहान की ओर उनकी नजरें स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण हो गईं। वे मेरी गलती नहीं थी, ये सब हर्ष का किया हुआ था। उसने मुझे आदेश दिया, मैं तो बस एक दौड़ने वाला था। सहन न कर पाने के कारण चेतन चौहान चिल्लाया। उसने स्वीकार कर लिया था। इसने अनिवार्य रूप से हर्ष के अपराधों की पुष्टि कर दी। ललित यादव ने अपनी मुट्ठी उठाई, हर्ष के कनपटी पर एक मुक्का मारने का लक्ष्य रखा। अब वह वास्तव में इस हरामी को मारना चाहता था। ये पशु था जिसने उसके बुजुर्ग माता पिता को बाहर किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर किया, 3 साल तक रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने में शर्मिंदगी महसूस की। ये हरामी था जिसने उसे अपने को एक परोपकारी के रूप में देखने पर मजबूर किया, 3 साल तक उसकी वफादारी से सेवा की। यह आदमी मरने का हकदार है। ललित यादव अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, हत्या के विचारों को पाल रहा था। उसकी मुट्ठी हर्ष की कनपटी से केवल 1 दर्जन सेंटीमीटर दूर थी जब इसे किसी के हथेली ने हटा दिया। ललित यादव ने गुस्से में उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने हस्तक्षेप किया। रोहन मल्होत्रा का चेहरा शांत रहा, उनकी नजर दृढ़ थी। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? छोड़ दो, तुम्हारे मम्मी पापा बूढ़े हैं, उन्हें अपने बेटे की जरूरत है जो उनकी वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करे। रोहन मल्होत्रा ललित यादव को देखते हुए धीरे से बोले, सफेद बालों वाले माता पिता को काले बालों वाले बेटे को विदा करने न दें। रोहन मल्होत्रा के एक ही वाक्य से ललित यादव, जो हत्या की भावना से भरा था, अचानक अपनी गति खो बैठा। मैं इस मामले को संभाल लूंगा, रोहन मल्होत्रा ने भावना के साथ ललित यादव के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। यह आदमी भी एक त्रासदी था, मार्शल आर्ट्स के प्रति दीवाना, उसका कौशल किसी से भी बेजोड़, फिर भी अंततः मानव हृदय की योजनाओं के सामने हार गया। हर्ष अभी भी खाली नजरों से घूर रहा था, उस जीवन मृत्यु की स्थिति से अप्रभावित था जिसका उसने अभी सामना किया था। रोहन मल्होत्रा ने हाथ बढ़ाया और हर्ष की आंखों के सामने अपनी उंगलियां चटकाईं। जागने का समय है। हर्ष का सिर झुक गया, फिर उसने खाली नजरों से ऊपर देखा, रोहन मल्होत्रा को आश्चर्य से घूरते हुए, क्या मेरे साथ क्या हुआ?
तुमने बस कुछ सच्चाइयां बताईं, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा। तुमने ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि तुमने उस समय श्री यादव वरिष्ठ को कैसे फंसाया था। उन शब्दों पर हर्ष डर से लगभग गीला हो गया। ये वह चीज थी जिससे वह पिछले 3 सालों से हर पल डरता था, जो उसका मानसिक बोझ बन गया था। ये भी एक कारण था कि रोहन मल्होत्रा इस मामले पर उसे सम्मोहित कर सके। जितना भारी मन का गांठ, उतना ही आसान सम्मोहित होना। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे? संभवतः हर्ष ने घबराते हुए निगल लिया, ललित यादव की ओर देखा, जो उसके बगल में हत्या की आभा बिखेर रहा था, और घबराहट में पीछे हट गया। वह बकवास कर रहा है, ललित यादव, तुम इसका विश्वास नहीं कर सकते, है ना? हर्ष ने संघर्ष किया, लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से भयंकर डर दिखाई दे रहा था। वह ललित यादव के सामने ऐसी बात कैसे कबूल कर सकता था? फिर भी अभी उसे वास्तव में ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। ये ठीक ठीक याद नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या कहा, केवल यह महसूस कर रहा था कि उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया है। जीजा, बस स्वीकार कर लो, चेतन चौहान चिल्लाया। तुमने अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर लिया, सारे अपराध तुमने ही आदेश दिए थे। अब तक उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वह जल्दी से अपनी समस्याओं को अपने जीजा पर डाल रहा था। चुप कर, चेतन चौहान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हर्ष गुस्से में मुड़ा, केवल ये देखकर चौंक गया कि चेतन चौहान को उसके लाए हुए आदमियों ने पकड़ रखा था। वे लोग उसे नाराज नजरों से देख रहे थे। हर्ष, हम बाद में अपनी समस्याओं पर अच्छे से बात करेंगे, छोटा लालू ने ठंडे हास्य के साथ कहा। इस बार वह वास्तव में अकेला था। हर्ष घबरा गया। तुम्हें ललित यादव की उदारता के लिए आभारी होना चाहिए, उसने तुम्हें नहीं मारा, रोहन मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, और हर्ष ललित यादव के सामने घुटनों के बल बैठ गया, आधे अधूरे ढंग से खुद को थप्पड़ मारते हुए रोया। यह मेरी गलती है, ललित यादव, तुम मुझे नहीं मार सकते। ललित यादव ने उसे चुपचाप देखा। मृत्युदंड को माफ किया जा सकता है, लेकिन जीवित अपराधों को माफ करना मुश्किल है, रोहन मल्होत्रा ने हर्ष से कुटिल मुस्कान के साथ कहा। इन सभी सालों बाद तुम्हें कुछ मुआवजा देना चाहिए। रोहन मल्होत्रा की मुस्कान को देखकर हर्ष कांपने से खुद को रोक नहीं सका। इस लड़के की मुस्कान कितनी कुटिल। अध्याय 346, क्यों न तुम बस डकैती कर लो। जोड़ा गया अध्याय। सूरज राय को धन्यवाद _1। रोहन मल्होत्रा ने हर्ष को एक तरफ ले जाकर अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू की और उसके लिए हिसाब लगाना शुरू किया। सबसे पहले ललित यादव के माता पिता का घर वापस करना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर किसे बेचा गया था, उसका मूल्य क्या था, या हर्ष इसे कैसे करेगा, उसे 1 सप्ताह की सीमित समयावधि के भीतर इसे वापस करना था। इसके अलावा रोहन मल्होत्रा ने पिछले 3 सालों में ललित यादव की अंगरक्षक के रूप में वेतन की गणना एक उच्च स्तरीय व्हाइट कॉलर कर्मचारी की दर से की, 3 लाख प्रति वर्ष। ये सब नहीं था, रोहन मल्होत्रा ने फिर ललित यादव के माता पिता की भावनात्मक पीड़ा और खोए हुए वेतन को कुल राशि में जोड़ा। सारी गणनाओं के बाद हर्ष को ललित यादव का घर, साथ ही 20 लाख देना था। क्यों न तुम बस किसी को लूट लो, हर्ष ने आश्चर्य में चिल्लाकर कहा। ये लूटने से भी बेहतर सौदा है। रोहन मल्होत्रा ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए ललित यादव की ओर इशारा किया। उस आदमी को देखो, वह वाकई में तुम्हें बिना एक पल की देरी के मारना चाहता है। अगर मैंने उसे नहीं रोका होता तो तुम शायद अब तक मर चुके होते। अगर तुम्हारी जिंदगी ही नहीं बची तो अपने सारे पैसे का क्या करोगे? हर्ष ने कठिनाई से निगलते हुए ललित यादव की ओर देखा, और ललित यादव की भयंकर नजर पकड़ने के बाद तुरंत पीछे हट गया। भागने के बारे में सोचना भी मत। मुझे यकीन है कि ललित यादव तुम पर कड़ी नजर रखेगा, तुम जानते हो कि वह क्या कर सकता है। मुझे विश्वास है कि तुम जब तक अपना सामान पैक करना शुरू करोगे तब तक वह तुम्हें मार चुका होगा, रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा, फिर से हर्ष के कंधे पर थपथपाते हुए। हर्ष अनियंत्रित रूप से कांपने लगा, उसे विश्वास था। मैं सब कुछ मान लेता हूं। अंत में हर्ष के पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार एक भाड़े के सिपाही के रूप में उस आदमी ने वाकई में खून देखा था। भाई, तुमने इस बार मुझे वाकई में मुसीबत में डाल दिया, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ललित यादव पर कोई चाल चलाने की हिम्मत न करते हुए हर्ष ने रोहन मल्होत्रा को कठोर चेतावनी दी। क्या तुम अभी भी मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की सोच रहे हो? रोहन मल्होत्रा ने कोई डर नहीं दिखाया, मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए। क्या तुम वाकई में मुझे या मेरे परिवार को परेशान करने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मुझे उकसाओ मत, मैं ललित यादव से भी ज्यादा डरावना हूं। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराते रहे। जब उन्होंने आखिरी वाक्य कहा, उनकी मुस्कान अविश्वसनीय रूप से ठंडी थी। क्या तुम अभी भी अभी के सम्मोहन से संतुष्ट नहीं हो? मुझे उकसाने की हिम्मत, विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दान करने पर मजबूर कर सकता हूं, एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगा। या मैं तुम्हें सड़कों पर नंगा दौड़ने भी मजबूर कर सकता हूं, लेकिन गाड़ियों से सावधान रहना। रोहन मल्होत्रा ने हर्ष को हल्के से थपथपाया। मेरी उंगलियों की चटक सम्मोहन के लिए थी, और ये थपथपाना भी।
हर्ष अचानक जकड़ गया। आसपास के लोग आश्चर्य से देखते रहे क्योंकि हर्ष ने एक जोरदार हाँफते हुए रोहन मल्होत्रा से 2 फीट हवा में उछलकर दूर कूद लिया, जैसे एक बिल्ली जिसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। उसकी आंखें पूरी तरह से भय से भरी थीं। मुआवजे की बात करने के लिए ये सब कुछ हद से ज्यादा था। आसपास के लोग स्तब्ध थे और चुपचाप एक दूसरे की ओर देखने लगे। जब ललित यादव और उसका समूह हर्ष को ले गए, वह रोहन मल्होत्रा के प्रति श्रद्धा और भय से भरा था, उसे एक देवता या शैतान की तरह मान रहा था। जाने से पहले ललित यादव ने रोहन मल्होत्रा से एक तरफ आकर कुछ शब्द कहने को कहा। तुमने हर्ष सिंह से क्या कहा? ललित यादव भी थोड़ा उत्सुक होने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने बस एक छोटा सा झूठ बोला। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराया। हर्ष को पहले धोखा दिया गया था और अब सम्मोहन का जिक्र ही उसे बहुत डरा देता था। उसके मौजूदा अत्यधिक सतर्क मन की स्थिति में उसे सम्मोहित करना न केवल मुश्किल था, बल्कि लगभग असंभव था। लेकिन रोहन मल्होत्रा के केवल एक डरावने तरीके से उसने विश्वास कर लिया, इसलिए एक तरह से इसे सम्मोहन का एक रूप माना जा सकता था। रोहन मल्होत्रा की डरावनी रणनीतियों के साथ, ललित यादव की धमकी के साथ मिलकर, हर्ष शायद अब और कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगा। रोहन मल्होत्रा चुप रहे और ललित यादव ने आगे नहीं पूछा, क्योंकि वह वैसे भी ज्यादा जिज्ञासु व्यक्ति नहीं था। इसके लिए धन्यवाद, ललित यादव ने गंभीरता से कहा। इतने समय बाद भी मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाया। ललित यादव ने उसके साथ हाथ मिलाया। तुम्हारा नाम ललित यादव है, मैंने उन्हें तुम्हें ऐसा बुलाते सुना। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराया। ललित यादव ने सिर हिलाया। रोहन मल्होत्रा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। धन्यवाद। क्या तुम हमेशा आभार व्यक्त करते समय इसे धमकी की तरह सुनाते हो? रोहन मल्होत्रा ने मजाक किया। ललित यादव चौंक गया और माफी मांगने वाला था। रोहन मल्होत्रा ने जल्दी से अपना हाथ लहराकर उसे रोका। यह आदमी वाकई में हास्य नहीं समझता। रोहन मल्होत्रा ने आह भरी। हमारे समझौते के अनुसार मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आऊंगा और तुम्हारा अंगरक्षक बनूंगा, ललित यादव ने गंभीरता से कहा। यह वह शर्त थी जो रोहन मल्होत्रा ने उसे सच्चाई बताने के लिए वादा की थी। अंगरक्षक, मैंने वह बात यूं ही कही थी। मैं कोई बड़ा शॉट नहीं हूं और न ही मैं साहूकारी या कर्ज वसूली में हूं। इसे अंगरक्षक कहना अतिशयोक्ति थी। हालांकि मुझे तुम्हारा कौशल और चरित्र पसंद है, ये सच है। रोहन मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से कहा, तुम्हारा गृहनगर यहाँ से काफी दूर है और तुम्हारे माता पिता की उम्र हो रही है। तुम आने या न आने के बारे में सोच सकते हो। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं इसे इस दोस्ती को बनाने के रूप में देखता हूँ। अगर तुम आते हो तो याद रखना, तुम मेरी सहायता करोगे, अंगरक्षक के रूप में काम नहीं करोगे। मैं जिस भी विभाग का प्रबंधन करूंगा, अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवसर दूंगा। इस बार फैसला तुम करो, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा। ललित यादव ने रोहन मल्होत्रा को गहराई से देखा, फिर काफी देर बाद आखिरकार एक साधारण ठीक है के साथ सहमत हुआ। रोहन मल्होत्रा मुड़कर जाने लगा। लगभग 1 दर्जन मीटर चल चुका था जब अचानक उसने पीछे से ललित यादव को पूछते सुना, अगर हम फिर से लड़े तो कौन जीतेगा? यह आदमी अभी भी इस पर अटका हुआ था। रोहन मल्होत्रा को अचानक एक वाक्यांश याद आया जो अब शान दिखाने के लिए काफी उपयुक्त था। संभवतः तुम, लेकिन अगर यह मरने मारने की लड़ाई हुई तो बात अलग होगी। रोहन मल्होत्रा ने पीछे मुड़े बिना एक विशेषज्ञ की तरह व्यवहार करते हुए हाथ जेब में डाले चलते गए। रोहित मल्होत्रा, राहुल मल्होत्रा और यामिनी कश्यप उनके पीछे पीछे चले। ललित यादव ने उन्हें जाते हुए देखा। जब वे नजरों से ओझल हो गए, रोहन मल्होत्रा की गर्व भरी और सीधी मुद्रा ढह गई और वह आलस्य से चेहरा बनाते हुए बोले, आखिरकार सब कुछ सुलझ गया। रोहित मल्होत्रा और राहुल मल्होत्रा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। देर हो रही थी। रोहित मल्होत्रा और राहुल मल्होत्रा ने बारी बारी से विदा ली और टैक्सी लेकर चले गए। रोहन मल्होत्रा और यामिनी कश्यप एक ही दिशा में जा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक टैक्सी बुलाई। गाड़ी में रोहन मल्होत्रा को अचानक कुछ याद आया और वह यामिनी कश्यप की ओर मुस्कुराया। यामिनी कश्यप उनकी घूर से उलझन में पड़ गई। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे लगता है कि तुमने आज बहुत अच्छा अभिनय किया। रोहन मल्होत्रा ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए हंसे। क्या तुम मनोरंजन उद्योग में करियर बनाने में रुचि रखती हो? यामिनी कश्यप ने सोचा कि रोहन मल्होत्रा उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उन्होंने उसे एक भयंकर नजर दी। अरे, मैं गंभीर हूँ। फिल्म विभाग में जल्द ही शुरू होने वाली एक बड़ी ड्रामा की नई स्क्रिप्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण महिला भूमिका है। मुझे लगा कि तुम आज इसके लिए काफी उपयुक्त लग रही थी, रोहन मल्होत्रा ने जल्दी से कहा। यामिनी कश्यप ने ठंडे स्वर में हुंकारी भरी, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। रोहन मल्होत्रा, अपने काम में गंभीर और जिम्मेदार, ने उसे मनाने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से उसने रियरव्यू मिरर में टैक्सी ड्राइवर की अजीब नजर पकड़ ली। रोहन मल्होत्रा और कहने वाला था, लेकिन उसका फोन बजने लगा।
उसने अपना फोन निकाला और देखा कि यह एक व्हाट्सएप मैसेज था। उसने इसे खोला और स्तब्ध रह गया। मैसेज भेजने वाला रॉन था। रोहन मल्होत्रा, मैं कल जयपुर पहुंचूंगा और तुमसे बात करना चाहूंगा। रॉन वापस आ रहा था। रोहन मल्होत्रा की नज़र अनिश्चित रूप से टिमटिमाई और उसने 2 शब्दों में जवाब दिया, ठीक है। दूसरे पक्ष ने और कोई जवाब नहीं दिया। रोहन मल्होत्रा ने अपना फोन रख दिया, कुछ हद तक चकित। जब वह होश में आया तो सबसे पहले उसने ड्राइवर को धीमी आवाज में यामिनी कश्यप से कहते सुना, मैडम, सावधान रहें। आजकल बहुत सारे ठग हैं जो लोगों को मनोरंजन उद्योग में लुभाते हैं। अध्याय 347, रॉन का आगमन _1। रोहन मल्होत्रा को हंसी के साथ साथ थोड़ी असहायता का भी अनुभव हुआ, क्योंकि उन्हें गलती से एक बुरा आदमी समझ लिया गया था। यामिनी कश्यप उनके चेहरे के हाव भाव पर फट पड़कर हंसने लगी और ड्राइवर को समझाया कि रोहन मल्होत्रा उनके दोस्त और उनके बॉस भी हैं। ये सुनकर ड्राइवर को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने बार बार माफी मांगी। रोहन मल्होत्रा ने ड्राइवर के न्याय की भावना की बहुत सराहना की और फिर यामिनी कश्यप को सांत्वना दी। आखिरकार उन्होंने अगले दिन फिल्म विभाग में आने के लिए सहमति दे दी। टैक्सी सुचारू रूप से पहले उस सर्विस्ड अपार्टमेंट की ओर बढ़ी जहां रोहन मल्होत्रा रहते थे। यामिनी कश्यप को अलविदा कहने के बाद वह गाड़ी से उतरे, घर जाकर नहाए धोए और जैसे ही बिस्तर पर लेटे, उन्हें अपने शरीर की हर मांसपेशी में दर्द महसूस हुआ और थकान ने उन्हें घेर लिया। वह लगभग तुरंत गहरी नींद में सो गए। रात बिना किसी घटना के गुजर गई और रोहन मल्होत्रा गहरी नींद में सोए। अगले दिन वह बहुत देर से उठे और बिना किसी जल्दबाजी के कंपनी की ओर रवाना हुए। पूरी सुबह रोहन मल्होत्रा रॉन से कोई खबर की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वह ऐसा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो, उसकी कोई खबर नहीं थी। करने को कुछ नहीं होने के कारण रोहन मल्होत्रा न्यू मीडिया और फिल्म विभागों में टहलने लगे। दोनों विभाग संगठित गतिविधियों से भरे हुए थे, जिसमें इस उप महाप्रबंधक के ध्यान की आवश्यकता वाली कोई बात नहीं थी। रोहन मल्होत्रा को केवल सम्मानपूर्ण और उत्साहपूर्ण अभिवादनों की भरमार मिली और कुछ नहीं। ये ठीक नहीं है, मैं वर्तमान में उप महाप्रबंधक स्तर पर हूँ, 25 अंकों के साथ, महाप्रबंधक स्तर से 75 अंक दूर। रोहन मल्होत्रा चलते हुए, कुछ हद तक उदास महसूस करते हुए, मैं और अंक कैसे कमा सकता हूँ। आमतौर पर रक्तकमल कम से कम कुछ मिशन तो सौंपता था, लेकिन अब तो कोई मिशन भी नहीं है। रोहन मल्होत्रा को लगा कि उन्होंने जयपुर मीडिया में इतने समय तक अपने दिल और आत्मा से काम किया, फिर भी बदले में बहुत कम हासिल किया। उन्हें कब पदोन्नति मिलेगी? रोहन मल्होत्रा दोपहर तक इस चिंता में डूबे रहे। उन्हें अभी भी रॉन से कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन उनकी जगह एक टीम आ चुकी थी। शांति वर्मा की कंपनी की संपादक टीम पहले ही आ चुकी थी। टीम का नेतृत्व उद्योग में 2 बहुत प्रसिद्ध स्क्रिप्ट राइटर्स कर रहे थे, जो कई राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित वेब ड्रामाओं के लिए जिम्मेदार थे। लगता है कि इस बार शांति वर्मा वाकई में मेहनत कर रही हैं। वह ज्यादा समय तक नहीं गई थी और स्क्रिप्ट लेखन टीम पहले ही आ चुकी है। कितनी शानदार टीम है, उनकी कंपनी का आधार वाकई में गहरा है। रोहन मल्होत्रा ने सोचा। उन्हें नहीं पता था कि यह बिल्कुल भी शांति वर्मा का काम नहीं था, उन्होंने केवल रास्ते में अपनी कंपनी को स्थिति की सूचना दी थी। ये सुनकर कि रोहन मल्होत्रा को लोगों की जरूरत है, तारामंडल के मालिक श्री चोपड़ा ने तुरंत 2 शीर्ष स्क्रिप्ट राइटर्स को फिर से नियुक्त किया। पूरी टीम शानदार लेखकों से बनी थी। जैसे ही टीम इकट्ठी हुई, उन्होंने अगली उड़ान पकड़ ली। ये केवल प्रारंभिक समूह था। अगर रोहन मल्होत्रा की मांगें और अधिक थीं, तो श्री चोपड़ा के पास और भी प्रभावशाली प्रतिभाएं तैयार थीं। 2 प्रसिद्ध स्क्रिप्ट राइटर, जो आमतौर पर काफी घमंडी थे, रोहन मल्होत्रा के सामने अत्यधिक विनम्र थे, बिल्कुल भी श्रेष्ठता दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कारण सरल था, आने से पहले श्री चोपड़ा ने लगभग धमकी देते हुए सभी के साथ अलग अलग, दिल से दिल की बात की थी। रोहन मल्होत्रा के व्यक्तिगत स्वागत का सामना करते हुए ये लोग वास्तव में चिंतित थे और अपनी यात्रा की थकान को नजरअंदाज करते हुए तुरंत काम में जुट गए। उनके काम के प्रति उत्साह ने रोहन मल्होत्रा को गहरे तक प्रभावित किया। रोहन मल्होत्रा ने किसी को उन्हें पहले फिल्म विभाग में ले जाने के लिए कहा और विक्रम की टीम को पहले मिलने की सूचना दी। वह जल्द ही वहां पहुंचने वाले थे। दोनों पक्षों के प्रमुख रचनात्मक लोग फिल्म विभाग के छोटे मीटिंग रूम में मिले। विक्रम का स्क्रिप्ट प्राप्त करने पर मेहमान, विशेष रूप से दोनों स्क्रिप्ट राइटर्स, गहरे तक स्तब्ध थे। यह एक लगभग पूर्ण कार्य था। शुरुआत में उन्होंने जयपुर मीडिया और फिल्म विभाग के स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए अपनी अवमानना को मुश्किल से छिपाया था, विनम्रता के बावजूद। इस स्क्रिप्ट को देखते ही दोनों सम्मानित लेखक हतप्रभ रह गए और तुरंत अपनी घमंडी रवैया छोड़ दिया। स्क्रिप्ट को केवल कुछ अंतिम स्पर्शों की जरूरत थी, थोड़ा सा सजावट। उनके लिए इस पर काम करना उनकी प्रतिभा का महत्वपूर्ण अपमान था। समस्या ये थी कि इस काम से उनकी क्षमताएं नहीं दिखेंगी। अगर वे यहां बिना किसी उपलब्धि के लौटे, तो वे अपने वापसी का सामना कैसे करेंगे? पहली बार समूह को पेशेवर संकट की भावना ने प्रभावित किया।
इस भावना के दबाव में और यह जानने के बाद कि स्क्रिप्ट विक्रम से आई थी, जो मुंबई फिल्म अकादमी से दोहरी मास्टर डिग्री धारक भी थे, दोनों सम्मानित लेखक अत्यधिक सतर्क हो गए और यहां तक कि विक्रम की कुछ घमंडी टिप्पणियों को भी सहन करने लगे। विक्रम अब तक काफी बदल चुके थे। पहले वह निश्चित रूप से दूसरों को अपनी स्क्रिप्ट्स की आलोचना करने की अनुमति नहीं देते थे। अब कम से कम वह सलाह सुनने को तैयार थे। सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या आप लोग अच्छे से तालमेल बिठा रहे हैं? जब दोनों पक्ष कथानक पर चर्चा कर रहे थे, दरवाजा खुला और रोहन मल्होत्रा मुस्कान के साथ अंदर आए। दोनों स्क्रिप्ट राइटर्स ने देखा कि विक्रम ने तुरंत अपनी घमंड छोड़ दी और रोहन मल्होत्रा के प्रति अत्यधिक ध्यान देने लगा। उनका उनके प्रति रवैया तुरंत बदल गया। ये श्री रोहन प्रभावशाली हैं। यहां तक कि ऐसा व्यक्ति भी उनके सामने वश में और आज्ञाकारी है। सब लोग हैरान थे। मीटिंग के दौरान रोहन मल्होत्रा ने कुछ देर सुना और महसूस किया कि उनके वहां होने से सभी लोग थोड़ा संकोच कर रहे थे। वह मुस्कुराए, खड़े हुए और जाने वाले थे। उसी क्षण गौरव दास यामिनी कश्यप के साथ आए। आखिरकार यामिनी कश्यप ने रोहन मल्होत्रा की सलाह स्वीकार कर ली थी और कोशिश करने के लिए आई थी। जब गौरव दास को पता चला कि यह रोहन मल्होत्रा का सुझाव था, तो उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। एक संक्षिप्त मूल्यांकन के बाद वह तुरंत हैरान रह गए कि यामिनी कश्यप उस भूमिका के लिए बिल्कुल सही थी। गौरव दास उत्साहपूर्वक उन्हें विक्रम और अन्य लोगों को दिखाने के लिए ले आए। रोहन मल्होत्रा कुछ देर और रुके जब तक कि उन्होंने विक्रम की यामिनी कश्यप के प्रदर्शन पर उत्साहित प्रतिक्रिया नहीं देखी। वह खुशी से लगभग नाच रहे थे, फिर चुपके से चले गए। एक और मामला सुलझ गया। समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की वार्षिक प्रमुख प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त अभिनेताओं की खोज के लिए 2 अंक जोड़ें, रक्तकमल की आवाज ने अचानक कहा। वर्तमान कुल अंक उप महाप्रबंधक स्तर 27 अंक, महाप्रबंधक पदोन्नति के लिए 73 अंक शेष। अपने आश्चर्य के नीचे रोहन मल्होत्रा सुखद रूप से हैरान थे। आखिरकार कुछ अंक प्राप्त हुए। लगता था कि एक योग्य नेता होने के लिए प्रतिभा की खोज और विकास की क्षमता आवश्यक थी। हालांकि ऐसी खोजों के लिए एक बार में केवल 2 या 3 अंक कमाना अभी भी बहुत धीमा था और यह एक स्थायी समाधान नहीं था। रोहन मल्होत्रा ने पूरे दोपहर इंतजार किया, लेकिन फिर भी रॉन से कोई खबर नहीं मिली। काम खत्म होने से ठीक पहले उन्हें रॉन से एक मैसेज मिला। मैसेज संक्षिप्त था, हमेशा की जगह, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हमेशा की जगह, जयपुर की भोजन गली, चांदनी गली, वह मसालेदार झींगा रेस्तरां। रोहन मल्होत्रा को याद आया। उन्होंने तुरंत अपनी चीजें समेटी और अपने ड्राइवर फैजल से उन्हें वहां ले जाने को कहा। भीड़भाड़ के समय के बावजूद फैजल को ड्राइविंग करने में बिल्कुल भी नाखुशी नहीं थी, बल्कि वह उत्सुक था। श्री रोहन की नई सवारी, एक मेबैक एस क्लास, गराज में धूल जमा कर रही थी। नियमित जांच के अलावा इसका उपयोग नहीं हुआ था। फैजल को इसे चलाने का मौका अभी तक नहीं मिला था और अब वह आखिरकार इसे चला सकता था। हालांकि फैजल की निराशा के लिए रोहन मल्होत्रा जहां जाना चाहते थे, वह बस चांदनी गली थी। इतना पास की ड्राइविंग में बमुश्किल संतुष्टि मिली। उन्हें छोड़ने के बाद रोहन मल्होत्रा ने फैजल को वापस जाने के लिए कहा और तब जाकर वह थोड़ा उदास दिखा क्योंकि उसने गाड़ी को कंपनी वापस चलाया। हमेशा की जगह, रोहन मल्होत्रा रेस्तरां में दाखिल हुए और तुरंत रॉन को उनकी पुरानी जगह पर बैठे देखा। वे ज्यादा समय तक अलग नहीं रहे थे, लेकिन रॉन स्पष्ट रूप से थका हुआ दिख रहा था। उसका वजन पूरे शरीर में कम हो गया था। रोहन मल्होत्रा। रॉन ने रोहन मल्होत्रा को देखा और उत्साहपूर्वक हाथ हिलाया। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए और उनके पास चले गए। वे अभी भी किंगफिशर बियर थी और मुख्य व्यंजन स्वाभाविक रूप से मसालेदार झींगा की एक बड़ी प्लेट थी। दोनों ने हमेशा की तरह शब्दों को बर्बाद नहीं किया। जैसे ही मसालेदार झींगा परोसा गया, उन्होंने उसे छीलना शुरू कर दिया। मसालेदार और स्वादिष्ट झींगा ठंडी बियर के साथ इतने आराम से नीचे गया। कोई बात नहीं, कोई सोच नहीं, बस खाना, बस पीना। जैसे जैसे वे खाते और पीते गए, आधा बेसिन झींगा खत्म हो गया। उनके पेट गोल और भरे हुए थे। रॉन ने अपने प्लास्टिक दस्ताने उतारे और रोहन मल्होत्रा और खुद के लिए एक बियर डाली। आओ रोहन मल्होत्रा, चलो दिल खोलकर पिएं। रॉन ने शोरगुल वाले झींगा रेस्तरां में चिल्लाया। मेरी दिवालिया होने की खुशी में। अध्याय 348, पुरुष भी रो सकता है _ 1। रॉन ने बर्फ ठंडी बियर का पूरा गिलास एक ही बार में गटक लिया, फिर भरा, फिर गटक लिया, फिर भरा और एक बार फिर गटक लिया। रोहन ने चुपचाप उसे देखा, उसे एक पूरी बियर की बोतल खत्म करते देखा। रॉन रुका, रोहन की ओर मुस्कुराया, क्या हुआ, तुम पी क्यों नहीं रहे? पी लो, रॉन ने मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें मुस्कुराती हुई लग रही थीं, फिर भी उनमें अपार उदासी भरी थी। उदासी जो उसकी नज़र में जम गई थी, उसके दिल में जम गई थी। यह आदमी नहीं रोता। रोहन ने धीरे से आह भरी। उसे सालों पहले का खुद याद आया, सालों पहले का जैसूर प्रांत याद आया। 2 जिद्दी खच्चर, हर चीज का विरोध करते हुए, ये दृढ़ता से मानते हुए कि पुरुषों को आसानी से आंसू नहीं बहाने चाहिए। दुनिया आंसुओं पर विश्वास नहीं करती।
लेकिन दमन को रिहा करने की जरूरत होती है। मुझे कल कैसन की घटना के बारे में पता चला, रोहन ने शांति से कहा। कल मैं केल्सन के अध्यक्ष केविन से भी मिला। रॉन ने भावशून्य होकर सिर हिलाया। वह हरामी जरूर मुझ पर हंस रहा होगा, रॉन ने हंसते हुए कहा। इतने साल पलक झपकते ही बीत गए। रॉन की आवाज कुछ भारी थी क्योंकि वह उन सालों अपनी टीम, अपनी कैसन और केल्सन के खिलाफ उनकी संघर्ष की बात कर रहा था। बस ऐसे ही हार गए। अंत में रॉन ने एक लंबी आह भरी। रोहन ने खिड़की के बाहर देखा, उसकी नजर दूर थी। रॉन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, रोहन ने शुरू किया, बिना नाम लिए जैसूर प्रांत में अपने अतीत को सुनाना शुरू किया। शुरुआत में रॉन ने इसे बस एक कहानी के रूप में लिया, लेकिन जैसे जैसे रोहन ने आगे बताया, रॉन ने गौर से सुना, अपनी मुट्ठियां बांधने से खुद को रोक नहीं सका। उन दो लोगों ने बदनामी सहन की, अपमान सहन किया, जिद्दीपन से जिए, जब तक कि एक दिन उन्होंने अपनी गरिमा वापस नहीं ले ली, सब कुछ वापस नहीं ले लिया। कहानी के लोगों की तुलना में रॉन की असफलता क्या थी? एक प्रकार का पुरुष होता है जो जब कठिनाइयों और भाग्य की अन्याय का सामना करता है तो एक घायल भेड़िए की तरह हो जाता है, चुपके से एक कोने में अपनी चोटों को चाहता है। उसे कोई दया नहीं चाहिए, कोई सांत्वना नहीं चाहिए। मैं पहले ऐसे लोगों का सम्मान करता था, लेकिन देखने, अनुभव करने और सोचने के बाद मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, रोना कमजोरी का संकेत नहीं है। सच्चे पुरुष रोने से नहीं डरते। इसे बाहर निकालो, अपने आंसू पोंछो और अगर जरूरत हो तो शुरुआत से शुरू करो। रोहन ने रॉन की ओर देखा। इस कहानी में उनमें से एक व्यक्ति तुम हो, है ना? और दूसरा तुम्हारा दोस्त, रॉन ने रोहन को देखते हुए कहा। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। सही, रोहन ने शांति से रॉन की नज़र का सामना किया और कहा, वह हम थे। रोहन ने बोलना खत्म किया और मुस्कुराया। उस समय हमारे सपने टूट गए थे, हमारी गरिमा को रौंद दिया गया था, हमारे पास व्यवहारिक रूप से कोई भविष्य नहीं था। तुमसे भी बदतर, नहीं कहोगे? रॉन, अगर तुम्हारा सपना इतनी आसानी से टूट सकता है तो वह सपना नहीं है, वह बस एक भ्रम है। एक व्यक्ति का सपना छीना नहीं जा सकता। रोहन ने जोश के साथ कहा, इसे समझो, तुम्हारा भ्रम और तुम्हारा सपना। तुम जो चाहते हो वह है अपनी खुद की टीम का नेतृत्व करना, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की मदद करना और उद्योग के शिखर तक पहुंचना। बस एक कैसन नहीं। रोहन के जोशीले शब्द एक जागृति की तरह थे। रॉन उसे हक्का बक्का देखता रहा। रोहन के शब्द एक बर्फ तोड़ने वाले हथौड़े की तरह थे जो उसके दिल को ढकने वाली बर्फ को तोड़ रहे थे और एक सूरज की किरण को अंदर आने दे रहे थे। रॉन के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें धुंधलाने लगीं। ये बड़ा आदमी, जिसने कभी आंसुओं को नहीं गिरने दिया, पहले सिसकने लगा, फिर सिसकियां लेने लगा और आखिरकार वह जोर जोर से रोने लगा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कितनी जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं, वह अपने दिल से रोया। रोहन मल्होत्रा ने उसे सांत्वना नहीं दी। कभी कभी रोना सबसे अच्छा रिहाई है। रोना ठीक है, क्योंकि केवल आंसुओं के माध्यम से ही कोई दुख को पहुंच सकता है और अपनी यात्रा जारी रख सकता है। रोहन मल्होत्रा ने धीरे से गुनगुनाना शुरू किया। यह उनका पसंदीदा गाना था, उनका और जयेश मोटवानी का। कल की शान अब दूर की यादें बन गई हैं। आधी जिंदगी की मेहनत के बाद आज रात मैं फिर से तूफान में चल पड़ता हूँ। मैं बिना मंजिल के भटक नहीं सकता। अपने प्रियजनों के लिए, चाहे कितनी भी कड़वाहट या मुश्किल हो, मुझे मजबूत रहना होगा, अगर केवल उन अपेक्षित नजरों के लिए। जब तक दिल तैयार है, सपना बना रहता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अभी भी सच्चा प्यार मौजूद है। जीवन में सफलता और असफलता को नाटकीय ढंग से देखो, ये बस फिर से शुरू करने की बात है। अल्पविराम। आंसू रॉन की दृष्टि को धुंधला कर रहे थे क्योंकि वह रोहन मल्होत्रा के साथ गाने में शामिल होने से खुद को रोक नहीं सका। गीत के बोल उसे हिलाकर रख दे रहे थे। जब तक तुम हार नहीं मानते, सपने कभी पराजित नहीं हो सकते। रोहन मल्होत्रा ने गाना खत्म किया। रॉन का चेहरा आंसुओं से लथपथ था, लेकिन उसने रोहन मल्होत्रा को चमकती आंखों से देखा। वह आदमी लंबा खड़ा हुआ, उसका चेहरा फिर से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ पूछा। शुरुआत से शुरू करना इतना बुरा नहीं है, रॉन ने उत्साहपूर्वक कहा। किसी ने भी उसे कभी नहीं रुलाया था, किसी ने भी उसे कभी नहीं बताया था। रोने के बाद फिर से शुरू करना ठीक है। भावनात्मक रिहाई के बाद रॉन का पुनर्जन्म हो गया था। रोहन मल्होत्रा की ओर उसकी नज़र अपार कृतज्ञता से भरी थी। सही है, तुम पूरी तरह से फिर से शुरू करने में सक्षम हो। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास पूरे यूरोप में सबसे अच्छी बिजनेस कंसल्टिंग टीम है। तुम्हारा सपना है कि इस टीम को विश्व प्रसिद्ध बनाना, उस कंपनी को उद्योग के शिखर तक ले जाना जिसका ये हिस्सा है। तुम्हारा सपना हमेशा तुम्हारे हाथों में रहा है। रोहन मल्होत्रा के शब्दों ने रॉन को जोरदार सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। आज तक मैं कैसन के पतन पर अटका हुआ था, यहां तक कि केल्सन के प्रति नाराजगी भी रख रहा था। लेकिन सचमुच मैं गलत था। मैंने बस अपनी सारी अपेक्षाओं को उस पर डाल दिया था, इतना कि मैंने अपेक्षाओं को सपनों के साथ भ्रमित कर लिया।
अब मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा था वह बस मेरे भ्रम थे। रॉन ने गहरी सांस ली, रोहन मल्होत्रा को एक मुस्कान दी। अब मुझे खुद पर भी कुछ हंसी आ रही है। केल्सन, उन्होंने बस वही किया जो उन्हें करना था। अगर यह प्रतिस्पर्धा है तो बेशक तुम पूरी ताकत से जाओ और अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए हर तरह का उपयोग करो। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। रॉन की इस समझ से पता चला कि उसने वाकई में अपने दिल की गांठों को सुलझा लिया था। कल केल्सन के केविन तुम्हें मेरे माध्यम से मनाने की कोशिश करना चाहते थे, रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। उनकी नज़र तुम्हारी टीम पर है। क्या तुम केल्सन में शामिल होगे? यूरोप में, मीडिया उद्योग में, वे लगभग शीर्ष कंपनी हैं। रॉन ने रोहन मल्होत्रा की बात सुनी, फिर शांति से सिर हिलाया। मैं अपनी टीम को उनके साथ शामिल नहीं करूंगा। गलत मत समझो, मुझे अब केल्सन से नफरत नहीं है, मैं बस उन्हें समझता हूं। उनके अध्यक्ष केविन सलाह सुनने में अच्छे नहीं हैं, अक्सर तानाशाही करते हैं, और उनकी बिजनेस कंसल्टिंग टीम बस दिखावे के लिए है। ऐसी कंपनी मेरी टीम के लिए सही नहीं है। हम एक ऐसी कंपनी चाहते हैं जिसमें विकास की गुंजाइश हो और जो सलाह का स्वागत करे। रोहन मल्होत्रा हंसे। तो क्या तुमने मेरे देश की किसी कंपनी में शामिल होने पर विचार किया है? रोहन मल्होत्रा ने केवल पूछा था, लेकिन रॉन ने जोरदार सिर हिलाया। हाँ। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। चंद्र जयसिंह की अपेक्षाओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन चंद्र जयसिंह की तुलना में वह चाहता था कि रॉन की टीम जयपुर मीडिया में शामिल हो, क्योंकि वह चंद्र जयसिंह, उनके पास भी एक दबंग, तानाशाही मौजूदगी थी, शायद केविन के समान। रोहन मल्होत्रा चंद्र जयसिंह और जयपुर मीडिया के दो विकल्पों को रॉन के सामने रखने वाला था ताकि वह फैसला कर सके। तभी उसे अपने दिमाग में रक्तकमल की आवाज सुनाई दी। उप महाप्रबंधक स्तर का कार्य शुरू हुआ। अध्याय 349, नया मिशन जारी _1। संकेत की आवाज पर रोहन मल्होत्रा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम टास्क ऐसी परिस्थितियों में शुरू होगा और वह रॉन से संबंधित होगा। रक्तकमल की आवाज रोहन मल्होत्रा के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। यूरोप की शीर्ष बिजनेस कंसल्टिंग टीम खोजी गई। रॉन की टीम अब एक उपयुक्त मालिक की तलाश में है। टास्क का उद्देश्य, रॉन की टीम को कॉर्पोरेशन में शामिल करने का मार्गदर्शन करें। टास्क स्कोप 15 से 20 अंकों के बीच है। विशेष सूचना, रॉन की टीम के कॉर्पोरेशन में शामिल होने के बाद जिस विभाग और प्रत्यक्ष वरिष्ठ के जॉब स्तर में वे होंगे, वह जितना ऊंचा होगा, होस्ट को उतने ही अधिक अंक प्राप्त होंगे। रोहन मल्होत्रा एक पल के लिए हैरान रहे, फिर उन्हें समझ आया। सिस्टम भी रॉन की टीम को महत्व देता था और इस टीम को कॉर्पोरेशन में शामिल करना चाहता था। इस बार के स्कोर आश्चर्यजनक लग रहे थे। 20 अंक तक। जानने के लिए, जब से रोहन मल्होत्रा जयपुर मीडिया में आए थे, अब तक इतने सारे घटनाओं से गुजरने, कई मुद्दों से निपटने के बाद आज ही वे 27 अंकों तक पहुंचे थे। पदोन्नति एक अनंत काल दूर लग रही थी, जिससे वे पूरे दिन उदास महसूस कर रहे थे। अब एक बड़ा टास्क आ गया था। सार्वजनिक और निजी हितों के लिए, भावनात्मक और तर्कसंगत कारणों से, मेरे लिए, रोहन मल्होत्रा, मुझे रॉन की टीम को हासिल करना होगा। रोहन मल्होत्रा का उत्साह बढ़ा क्योंकि उन्होंने सिस्टम टास्क के हर वाक्य पर फिर से विचार किया। आखिरकार, स्कोर एक रेंज था और वे सबसे अधिक अंक चाहते थे। सिस्टम की सूचना के अनुसार, रॉन की टीम के कॉर्पोरेशन में शामिल होने के बाद, जिस विभाग और प्रत्यक्ष वरिष्ठ का जॉब स्तर जितना ऊंचा होगा, उन्हें उतने ही अधिक अंक प्राप्त होंगे। इस दृष्टिकोण से, वर्तमान में, चंद्र जयसिंह के पास सबसे ऊंचा पद था। अगर वह रॉन की टीम को सीधे चंद्र जयसिंह को रिपोर्ट करने के लिए ला सकते, तो उन्हें सबसे अधिक अंक मिलेंगे। हालांकि, डर था कि अगर चंद्र जयसिंह ने टीम को ले लिया, तो वे उनका सीधे प्रबंधन नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें किसी कंपनी को सौंप देंगे। ऐसी स्थिति में स्कोर वास्तव में कम होगा। चंद्र जयसिंह की तुलना में जयपुर मीडिया का स्तर शायद कम लगे, लेकिन आखिरकार, ये समूह के सीधे अधीन था और शायद रॉन की टीम को जयपुर मीडिया में लाना अंक प्राप्त करने का सबसे सुरक्षित तरीका होगा। रक्तकमल, क्या तुम मुझे एक स्कोर मूल्यांकन तालिका दे सकते हो? रोहन मल्होत्रा ने इच्छा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। नहीं। रक्तकमल, हमेशा की तरह, स्पष्टवादी था और सीधे रोहन मल्होत्रा की व्यर्थ आशा को खत्म कर दिया। रॉन रोहन मल्होत्रा को देख रहा था। उसके दृष्टिकोण से, रोहन मल्होत्रा ने केवल एक पल के लिए सोचा था। उसे नहीं पता था कि इस छोटे से समय में, रोहन मल्होत्रा ने काफी कुछ सोच लिया था। ऊपर देखते हुए, रोहन मल्होत्रा ने रॉन की अपेक्षित नजर देखी, और उनकी आंतरिक गणनाएं रुक गईं। उत्साह में लोग स्वाभाविक रूप से स्वार्थी सोचते हैं। लेकिन जो हमें इंसान बनाता है वह केवल इच्छा नहीं, बल्कि तर्कसंगतता भी है। चूंकि रोहन मल्होत्रा रॉन को दोस्त मानते थे, वे अत्यधिक स्वार्थी नहीं होना चाहते थे। तर्कसंगत दृष्टिकोण से, चंद्र जयसिंह की तरफ विकास की गुंजाइश और भी बड़ी थी, जो रॉन की टीम की वृद्धि और विकास के लिए सबसे अधिक मदद प्रदान करती थी। बेशक, इसके साथ जोखिम भी थे। चंद्र जयसिंह, केविन की तरह, जिद्दी और स्वेच्छाचारी हो सकते थे।
अगर उनके साथ चीजें अच्छी रहीं तो ठीक है, लेकिन अगर मतभेद हुए तो वह तानाशाही बन सकते थे और टीम को किनारे कर सकते थे। ऐसी स्थिति में रॉन की टीम आग के गड्ढे में डाल दी जाएगी। वास्तव में जयपुर मीडिया के भी अपने गुण थे, जिनमें चंद्र जयसिंह की तरफ न होने वाले फायदे शामिल थे। विकल्पों का वजन करने के बाद रोहन मल्होत्रा ने फायदे और नुकसान को स्पष्ट करने और रॉन की राय पूछने का फैसला किया, उनकी पसंद का सम्मान करते हुए। रॉन, मैं अब तुम्हें 2 सुझाव देने जा रहा हूं और तुम जो भी फैसला करोगे मैं उसका समर्थन करूंगा। रोहन मल्होत्रा ने तुरंत चंद्र जयसिंह की भर्ती पेशकश और जयपुर मीडिया चुनने के विकल्प को रेखांकित किया, रॉन के साथ दोनों पक्षों के फायदे और नुकसान का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। ये कहने के बाद रोहन मल्होत्रा ने शांति से उसे देखा। रॉन ने एक पल सोचा और फिर दृढ़ता से रोहन मल्होत्रा से कहा, मैं जयपुर मीडिया चुनता हूं। क्या ये तुम्हारा अंतिम विकल्प है? रोहन मल्होत्रा ने पूछा। सच कहें तो रोहन मल्होत्रा रॉन के इस विकल्प से कुछ हद तक खुश थे। मेरी टीम हाल के वर्षों में मीडिया क्षेत्र की ओर अधिक झुकी हुई है। बेशक हम अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी शामिल हैं। बस इतना है कि इस चरण में हमने मीडिया क्षेत्र में एक वैश्विक डेटाबेस बनाया है जो उद्योग में सबसे व्यापक कहा जा सकता है। इस संसाधन को बर्बाद करना बहुत दुखद होगा। इसके अलावा जैसा कि तुमने उल्लेख किया है, जयपुर मीडिया कई छोटी कंपनियों का एकीकरण है, जिसमें विभागों और व्यावसायिक खंडों का व्यापक दायरा है। मेरी टीम हमारे सबसे मजबूत लाभों का उपयोग कर सकती है, जबकि अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में खोज और गहराई में जा सकती है। जयपुर मीडिया हमारे लिए अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा रॉन ने गंभीरता से रोहन मल्होत्रा को देखा और कहा, रोहन मल्होत्रा, मैं तुम्हारी क्षमताओं और चरित्र को महत्व देता हूं। अगर मुझे और मेरी टीम को किसी और के नेतृत्व में काम करना है तो मैं चाहता हूं कि वह तुम हो। रॉन के शब्दों ने रोहन मल्होत्रा को गहरे तक प्रभावित किया। यह एक अविश्वसनीय रूप से ईमानदार विश्वास था। उस मोटे आदमी को देखकर रोहन मल्होत्रा को जयसूर प्रांत, लक्ष्मण नायर और उन लोगों की याद आई जिन्होंने कभी उन पर भरोसा किया था। ये गहरा विश्वास भारी भावनाएं पैदा कर रहा था। रोहन मल्होत्रा ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया, उन्होंने एक ठंडी बियर की बोतल पकड़ी, उसे खोला और रॉन और खुद के लिए एक पूरा गिलास भरा। रॉन, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे और तुम्हारी टीम के लिए सबसे अच्छा आश्रय ढूंढूंगा, जिससे तुम अपने सपनों को हासिल करने की राह पर पूरी ताकत से आगे बढ़ सको। अगर हमें भाग्यवश साझेदार बनने का सौभाग्य मिला तो मैं वादा करता हूं, मैं कैसिन जैसी त्रासदी को फिर से नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे सभी नीच शत्रुओं को तुम्हारे लिए नष्ट कर दूंगा। हमारे लिए। रोहन मल्होत्रा ने अपना गिलास उठाया। चीयर्स। रॉन की आंखें भावनाओं से भरी थीं, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा और एक बार फिर ठंडी बियर को एक घूंट में गटक लिया। पुरुषों की भावनाएं शब्दों में नहीं होती, सब कुछ पे में है। अल्पविराम। और इस तरह दोनों ने देर रात तक खाया और पिया। अंत में पूरी तरह संतुष्ट होकर वे अलग अलग रास्तों पर चले गए। अपने स्थान पर लौटने के बाद रोहन मल्होत्रा अपने बिस्तर पर ढह गए, छत की रोशनी को निस्तेज नजरों से देखते हुए। रॉन को वादा करना आसान था, लेकिन वादा करने और उसे निभाने के बीच एक अंतर था, और यह आसान नहीं था। रोहन मल्होत्रा ने अपने दिमाग में रॉन की टीम से संबंधित सारी जानकारी को छांटा। चंद्र जयसिंह, समूह के तहत अमरजीत प्रांत उद्योग के कुल प्रमुख के रूप में, ने जयपुर मीडिया पर नजर रखी थी और रॉन की टीम को चाहता था, उन्हें अपने लिए लेना चाहता था। चंद्र प्रकाश आंतरिक व्यक्ति थे और चंद्र जयसिंह की वजह से वह नहीं चाहेंगे कि रॉन की टीम जयपुर मीडिया में आए और निश्चित रूप से उन्हें रोकेंगे। केल्सन के केविन, जयपुर मीडिया के साथ साझेदारी की बातचीत करने और रॉन की टीम को चाहते हुए, निश्चित रूप से रॉन की टीम को जयपुर मीडिया में प्रवेश करने से रोकेंगे। सूरज चटर्जी के लिए, जो अपनी स्थिति बनाए रखने में अच्छे थे लेकिन साहस की कमी थी, उनके लिए विभिन्न पक्षों के दबाव में रॉन और उनकी टीम का स्वागत करना बहुत मुश्किल होगा। खुद को गिनते हुए ये 4 पक्ष हैं। एक महजोंग टेबल के लिए पर्याप्त। रोहन मल्होत्रा ने अपने आप पर तंज कसने से खुद को रोक नहीं पाए। और ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति सबसे कम आशावादी है। उन सभी के पास हितों के बिंदु हैं जो उन्हें एकजुट कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि मैं अलग थलग पड़ गया हूं। लेकिन चूंकि मैंने रॉन से वादा किया है और सिस्टम के अंक दांव पर हैं, कोई भी मुझे इस बाजी को जीतने से नहीं रोक सकता। रॉन की टीम, मैंने तुम पर निशाना साध लिया है। रोहन मल्होत्रा ने अपने आप से दृढ़ता से बुदबुदाया। दृढ़ होने के बाद उनकी आंखें चालाकी से घूमी और उन्होंने ठंडी हंसी हंसे। ये लोग भले ही ऐसा लगे कि वे गठबंधन बना सकते हैं, लेकिन वे कैसिन से भी अधिक ढीले हैं, ताश के पत्तों के घर की तरह नाजुक। अगर वे मेरे साथ लड़ना चाहते हैं तो मैं एक योग्य प्रतिद्वंद्वी बनूंगा। देखते हैं कि आखिरी हंसी कौन हंसता है। अध्याय 350, संदेश आया। _1। एक और नया दिन शुरू हो गया। सुबह सुबह सूरज चटर्जी हमेशा की तरह गर्म दूध का एक कप पकड़े हुए अपनी विशाल और आरामदायक सोफा कुर्सी पर बैठे थे, नए दिन के काम का सामना करने के लिए तैयार। आज उनका मूड काफी अच्छा था। पिछले कुछ दिनों में शांति वर्मा के साथ हस्ताक्षर की बात आखिरकार तय हो गई थी
और शांति वर्मा ने मूल शर्तों के अनुसार हस्ताक्षर किए, बिना किसी अतिरिक्त शर्तों की मांग किए, जिससे कंपनी का काफी निवेश बचा। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। समूह को साल के अंत में प्रदर्शन की रिपोर्ट देते समय अधिक लाभ और कम खर्च निश्चित रूप से उनकी, सूरज चटर्जी की, व्यक्तिगत मूल्यांकन में काफी चमक जोड़ देंगे। सोचते हुए सूरज चटर्जी को लगातार 4 साल तक उत्कृष्ट महाप्रबंधक का खिताब मिल चुका था। एक और साल, और यह पूरे 5 साल हो जाएंगे। परंपरा के अनुसार उन्हें उच्च पद पर पदोन्नति मिलनी चाहिए और एक या आधा कदम ऊपर जाना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का न्यू मीडिया विभाग और फिल्म और टेलीविजन विभाग ने हाल ही में मजबूत प्रदर्शन दिखाया था, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, प्रचार और गति पैदा करते हुए, और अप्रत्याशित रूप से एक ऐसा प्रभाव हासिल किया था जहां एक और 1-2 से अधिक था, जिसने कंपनी की समग्र प्रतिष्ठा और ऑनलाइन रैंकिंग को काफी बढ़ाया। उन्हें विश्वास था कि समूह इस पर ध्यान देगा। उनके लिए, सूरज चटर्जी के लिए, अच्छे दिन आखिरकार आ रहे थे। इन सब के बारे में सोचकर सूरज चटर्जी को दिल से वास्तविक खुशी महसूस हुई। हालांकि खुशी के बीच सूरज चटर्जी का दिल भी असहज महसूस कर रहा था, और इस असहजता का स्रोत ठीक वही व्यक्ति था जिसने इन अच्छे रुझानों को लाया, रोहन मल्होत्रा। ये बेचैन व्यक्ति चंद्र प्रकाश से कहीं अधिक परेशानी भरा था। अब जब भी सूरज चटर्जी उनका जिक्र करते, उन्हें थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस होता। सूरज चटर्जी अपने स्वच्छ रहने के नेतृत्व शैली के साथ प्रदर्शन को पसंद करते थे, लेकिन उथल-पुथल से नफरत करते थे। खास तौर पर रोहन मल्होत्रा जैसे व्यक्ति, जो जब गड़बड़ करने का फैसला करते थे तो किसी का सम्मान नहीं करते थे। पिछली बार रोहन मल्होत्रा ने उनके विभाग के बाहर सार्वजनिक रूप से उन्हें घेर लिया था और उन्हें उनके पास आने के लिए मजबूर किया था। हालांकि बाद में सूरज चटर्जी ने बहुत उदारता के साथ व्यवहार किया था। वास्तव में ये घटना उनके गले में मछली की कांटे की तरह अटक गई थी, और उन्होंने हमेशा इस अपमान को निगलने में कठिनाई महसूस की थी। लेकिन आखिरकार रोहन मल्होत्रा समूह द्वारा भेजा गया उप महाप्रबंधक था, इसलिए उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। उन्हें हटाने में असमर्थ, फिर भी उन्हें उकसाने पर परेशानी, सूरज चटर्जी अब एक कुत्ते की तरह महसूस कर रहे थे जो एक स्याही को काट रहा हो। शुरू करने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढ पा रहे थे, और केवल कड़वाहट सहन कर सकते थे। कई दिनों तक गहरी निराशा के बाद सूरज चटर्जी का मूड आज आखिरकार बहुत बुरा नहीं था। वे अपने गर्म दूध का आनंद सुंदर ढंग से ले रहे थे, जैसे कि वे चाय पी रहे हों। केवल दूसरी घूंट के बाद उनके कार्यालय का दरवाजा अचानक जोर से खटखटाया गया। सूरज चटर्जी को ऐसे अचानक झटकों से डर लगता था, इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया था कि 5 बार खटखटाना होगा। ये कंपनी में सभी को पता था, और महाप्रबंधक के सामने कौन ऐसी निम्न स्तरीय गलती करने की हिम्मत करेगा। सूरज चटर्जी हैरान और क्रोधित दोनों थे। नीचे देखने पर उन्होंने देखा कि अभी के झटके की वजह से उनके कप में दूध छलक गया था, बूंदें उनकी पतलून के बीच में गिरी थीं, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य। माय गॉड, सूरज चटर्जी, हमेशा एक सज्जन, एक गाली देने से खुद को रोक नहीं पाए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि यह वास्तव में उनका सहायक था। ये व्यक्ति, जिसे नियमों को सबसे अच्छे से समझना चाहिए था, ने सबसे बुनियादी नियमों को भूल गया था। सूरज चटर्जी का गुस्सा तेजी से बढ़ा, लगभग उनके सिर के ऊपर से फटने वाला था। उनका सहायक, पूरी तरह से अनजान, दौड़कर आया और चिंतित होकर सूरज चटर्जी को एक दस्तावेज सौंपा। श्री चटर्जी, यूरोप से नई खबर है। कैसन दिवालिया हो गया है। सूरज चटर्जी के करीबी सहायक के रूप में वह बहुत अच्छे से जानता था कि इसका क्या मतलब है। जिस रणनीतिक साझेदार को उन्होंने महीनों की मैराथन वार्ताओं के बाद, समूह को लगातार रिपोर्ट करने के बाद, और आखिरकार समूह की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक हस्ताक्षर के केवल 1 महीने बाद दिवालिया हो गया। यह एक बड़ा तमाचा था। ये समूह को बता रहा था कि वे सभी अंधे सुअरों की तरह हैं। अगर सूरज चटर्जी को इस वजह से समूह द्वारा हटा दिया गया, तो उनके सहायक के रूप में उसे शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। अपने डर में सूरज चटर्जी के सहायक को नियमों की परवाह नहीं रही और वह बस दौड़कर अंदर आ गया। सूरज चटर्जी का उबलता हुआ गुस्सा, जैसे कि उनके सिर पर बर्फ के पानी की बाल्टी डाल दी गई हो, तुरंत ठंडा हो गया। वे वहां स्तब्ध खड़े थे, हक्के बक्के, अपने सहायक को और फिर मेज पर रखे दस्तावेज को देखते हुए। खबर बहुत चौंकाने वाली थी। हालांकि सूरज चटर्जी आमतौर पर खुद पर गर्व करते थे कि माउंट ताई उनके सामने ढह जाए तो भी वे अविचलित रहेंगे, उस पल में उनका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। कैसन दिवालिया हो गया। सूरज चटर्जी ने बोलने के लिए संघर्ष किया क्योंकि उन्होंने जल्दी से दस्तावेज को पलटा, उनके उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। हाँ, अभी खबर मिली, बिल्कुल सही, कैसन दिवालिया हो गया है। कानूनी कार्यवाही चल रही है, सूरज चटर्जी के सहायक ने उदास चेहरे के साथ कहा। सूरज चटर्जी की भौहें चिंता में सिकुड़ गईं, और उनकी भौहें गांठ में बंध गईं क्योंकि उन्होंने कांपते हुए एक हाथ उठाकर अपनी माथे को मला, अपने चेहरे पर घबराहट और चिंता को शांत करने में असफल रहे। वे सहायक से ज्यादा इस घटना के परिणामों से अवगत थे।
हालांकि इससे नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन यह निश्चित रूप से उनके वार्षिक व्यक्तिगत मूल्यांकन को गिरा सकता था, जिससे वर्ष के मैनेजर के खिताब की कोई संभावना खत्म हो जाएगी। लगातार 5 साल की पदोन्नति खत्म। बस ऐसे ही उनकी मेहनत से बनाई गई शानदार करियर पथ, क्या वह सब खत्म हो गया? खट 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 5 व्यवस्थित खटखटाहट अचानक दरवाजे पर सुनाई दी। सूरज चटर्जी ने खाली नजरों से ऊपर देखा। इस समय कौन अभी भी इतने सही ढंग से खटखटा रहा होगा? चंद्र प्रकाश शांत दिखाई दिए क्योंकि वे दरवाजे पर खड़े थे। उनके बगल में एक स्मार्ट तरीके से कपड़े पहने विदेशी, सोने की फ्रेम वाले चश्मे के साथ, एक ब्रीफकेस पकड़े हुए, पूरी तरह से सज्जन की तरह दिख रहा था। चंद्र, सूरज चटर्जी ने उन्हें भ्रमित होकर देखा। चंद्र प्रकाश उस विदेशी के साथ अंदर आए। श्री चटर्जी, मुझे भी कैसन के दिवालिया होने की खबर मिली है, चंद्र प्रकाश ने शांति से कहा, अपने बगल के विदेशी की ओर इशारा करते हुए। यहाँ मौजूद ये सज्जन विलियम हैं, केल्सन कंपनी के विशेष प्रतिनिधि। केल्सन? कौन सा केल्सन? यूरोप वाला, कैसन का प्रतिद्वंद्वी। सूरज चटर्जी ने घूरा, एक पल के लिए चौंक गए, फिर उत्साहित हो गए। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि मेज पर रखे दस्तावेज में क्या लिखा था। कैसन दिवालिया हो गया था और केल्सन कैसन की संपत्तियों और व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा अधिग्रहण कर रहा था। और अब केल्सन का एक विशेष प्रतिनिधि यहाँ था। हेलो श्री चटर्जी, विलियम ने अंग्रेजी में अभिवादन किया, अपना हाथ बढ़ाते हुए। हेलो सूरज चटर्जी, जो अंग्रेजी में निपुण थे, को अनुवादक की जरूरत नहीं थी। उन्होंने चंद्र प्रकाश और विलियम के बीच देखा, उनकी नज़र सवालों से भरी थी। श्री विलियम, चंद्र प्रकाश ने स्वागत का इशारा किया, विलियम को बोलने के लिए संकेत देते हुए। विलियम ने विनम्र मुस्कान के साथ सिर हिलाया और सूरज चटर्जी से कहा, माननीय श्री सूरज चटर्जी, केल्सन कंपनी की ओर से मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। केल्सन कैसन की जगह लेना चाहता है और जयपुर मीडिया के साथ साझेदारी जारी रखना चाहता है। केल्सन जयपुर मीडिया के साथ सहयोग जारी रखना चाहता है। सूरज चटर्जी ने विलियम को अविश्वास के साथ देखा। यह ऐसा था जैसे एक शानदार सूरज की किरण ने उदास आकाश को तोड़ दिया हो। जीवन के नाटकीय उतार चढ़ाव, खुशियां और दुख, सब कुछ बहुत जल्दी आ गए। सूरज चटर्जी को चक्कर आ रहा था। सौभाग्य से उनके महाप्रबंधक के साल व्यर्थ नहीं गए थे, उनके पास काफी संयम था। सूरज चटर्जी ने खुद को शांत किया और जल्दी से मुड़कर अपने सहायक से कहा, तुम तुरंत श्री रोहन मल्होत्रा को सूचित करो। हमें जयपुर मीडिया में एक शीर्ष स्तरीय बैठक बुलाने की जरूरत है। सूरज चटर्जी ने अपना मन बना लिया था। कैसन के दिवालिया होने और केल्सन के सहयोग प्रस्ताव का तुरंत और उचित जवाब तैयार करने के लिए और उसी दिन समूह को रिपोर्ट करने के लिए। विपत्ति में आशीर्वाद, ये दक्षता सूरज चटर्जी को कुछ अंक दिला सकती थी। सूरज चटर्जी उत्साहित थे। हालांकि अपनी उत्साह के बीच उन्होंने रोहन मल्होत्रा के बारे में सोचा, जो उनके लिए एक कांटा था, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसका कैसन के रॉन के साथ अच्छा रिश्ता था। रोहन शायद केल्सन के साथ सहयोग करने के बारे में हंगामा करेगा। वह हिम्मत नहीं करेगा। सूरज चटर्जी की आंखें सख्त हो गईं, क्योंकि उन्होंने चुपके से कठोर होने की कसम खाई।